आज के समय में अभिषेक जी एक पूर्व विधायक पे भी कोई हमला हो जाए ना, बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है। मेरे दादाजी का असैसिनेशन हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट में। वो सिटिंग रेलवे मिनिस्टर थे, उनका केस आज तक चल रहा है। तो गुलाम नबी आज़ाद ने ये खुद बोला कि आपके दादाजी नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े लीडर थे उस टाइम पे। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ललित बाबू प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, इसीलिए शायद ये सब कुछ हुआ। वैभव मिश्रा, लॉयर, ऑथर, कॉलमनिस्ट और लेट यूनियन मिनिस्टर ललित नारायण मिश्रा के पोते, जिन्होंने 1975 असैसिनेशन केस को रीओपन करके हेडलाइंस बनाई ताकि लीगल अपील्स के थ्रू असली मोटिव्स और कल्प्रिट्स को जस्टिस के सामने ला सके। तो क्या घटना हुई थी? मतलब उस टाइम का शायद मेरे को जाना 2 जनवरी 1975 का दिन था। वो समस्तीपुर गए थे, रेलवे लाइन के उद्घाटन के लिए रेलवे जंक्शन पहुंचे। वो स्पीच दे रहे थे वो पोडियम पे। स्पीच जैसे ही खत्म हुई, फिर 2-3 लोग आए, ग्रेनेड फेंका, लॉब किया, बम फट गया। उनके साथ और भी घायल लोग थे। उन घायल लोगों को आसपास दरभंगा मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाया गया था। इनको वहाँ नहीं ले जाया गया। इनको ले जाया गया, वो खुद रेलवे मंत्री थे और उनको पहुंचाने के लिए रेलवे 14 से 16 घंटा लग गया, जो आज भी एक रहस्य है। ट्रेन को डिरेल किया गया, क्या स्लो किया गया। मैं कह सकता हूँ डिरेल जानबूझ के किया गया ताकि इनकी मौत, इनका डेथ ट्रेन में ही हो जाए। मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि बट फिर भी देखा जाए तो कैबिनेट मिनिस्टर की हत्या कर दी जाती है, 40 साल तक केस चलता है। तो एक आम आदमी का केस कितने टाइम में सॉल्व होगा? फिर मुझे शर्म आती है बोलने में। अब मैं क्या बोलूँ, मैं कि मैं खुद एक लॉयर हूँ, बट जुडिशियल सिस्टम इतना स्लो हो चुका है। अभिषेक जी, एक केस फाइल कितने डॉक्यूमेंट्स होंगे? 1 2 3 4। इस केस में 6 बैग्स थे। 6 बैग्स। इंस्पेक्शन किया मैंने वो जो पोडियम होता है जहाँ पे खून के छींटे थे, जहाँ पे अटैक होता, वो सब देखा मैंने। ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स जो होते हैं, जो इंसान के बॉडी में लगते हैं, वो सब देखा मैंने। एविडेंस वहाँ तक देखा मैंने, और बहुत सारे एविडेंस है जो मैंने देखे। देन आई केम टू द कंक्लूजन दैट नाउ आई हैव नो ट्रस्ट ओवर द एजेंसी। 40-50 साल हो गए इस केस को, कंटिन्यू चल रहा है। तो क्या अक्यूज्ड जिंदा भी है? अभिषेक जी, मेरा मानना है कि जिन्होंने ग्रेनेड फेंके थे वो शायद जिंदा हैं। आपका इशारा किसकी तरफ है? बेगूसराय से लेकर जमशेदपुर तक, पटना से लेकर बेतिया तक, बच्चा बच्चा जानता है कि ललित बाबू की हत्या किसने कराई है। तो ललित नारायण मिश्रा जी ने हमारे देश को एक प्रधानमंत्री दिया। बहुत लोग को शायद ना पता हो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने ही पॉलिटिक्स में लाया, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद बोला मुझे ये बात, इसलिए मैं ये पब्लिकली कह सकता हूँ। सो वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद। द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। सो आज हमने आपको इस पॉडकास्ट पे इसलिए बुलाया बिकॉज इंडिया का सबसे मोस्ट पुराना केस, 40 साल, शायद सब 40 साल से भी ज़्यादा पुराना केस, ओल्डेस्ट केस वो जिसे बोल सकते हैं, ललित नारायण जी मिश्रा का केस है। वो आपने शायद वापस रीओपन किया है एंड अभी शायद न्यूज़ भी बहुत काफ़ी आ रही है उसके बारे में। सो वैभव जी, मतलब मेरा पहला ही सवाल आपसे ये आएगा कि ललित नारायण मिश्रा जी कौन व्यक्ति थे और उन्होंने समाज के लिए क्या-क्या कार्य किए? तो थोड़ा वहाँ से आप डिस्क्राइब करोगे तो एक मेरी ऑडियंस को एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि इंडिया का सबसे ओल्ड केस अभी जाके वापस रीओपन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी मुझे यहाँ बुलाने का। दादाजी 1923 में पैदा हुए थे बिहार में। स्टूडेंट डेज से ही काफ़ी उनकी रुचि थी पॉलिटिक्स में। बहुत लोग उस टाइम उनके दोस्त थे स्टूडेंट डेज से, जो घर पे आना जाना भी था उनका, जो आगे जाके बहुत बलराम भगत जी, भगवत आज़ाद जी, जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और जिनके बेटे हैं कीर्ति आज़ाद जी, और दूसरे बेटे हैं यशोवर्धन आज़ाद जी, जो आईपीएस लेवल ऑफिसर थे और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे। भगवत आज़ाद जी एक और बेटे हैं जो अभी एमएलसी हैं जेडीयू में, डॉक्टर साहब, अभी नाम उनका मैं याद नहीं आ रहा, पर ये सब भगवत आज़ाद जी के बेटे हैं जो स्टूडेंट डेज से ही मित्र थे मेरे दादाजी के। तो मतलब उस स्टूडेंट डेज से ही उनकी मित्रता उन लोगों से थी, जो आगे जाके समय में अगले 20-30 साल में आगे जाके पॉलिटिक्स में और सोशल लाइफ में काफ़ी एक्टिव रहे। तो दादाजी भी अपने टाइम में स्टूडेंट डेज़ में थे एक्टिव, आज़ादी की मुहिम में लगे हुए थे। 47 से पहले क्विट इंडिया मूवमेंट में भी थे, वो जेल भी गए थे वो। पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे वो। आई थिंक सेनेट होता है वहाँ पे, इलेक्शन थोड़ा अलग टाइप का होता है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में स्टाइल नहीं अलग है पटना यूनिवर्सिटी का मेरे ख्याल से। तो उसमें भी कुछ पोजीशन होल्ड किया था उन्होंने। जेल जाने के बावजूद भी वो पढ़ाई-लिखाई करते रहे, एमए इकोनॉमिक्स में किए, मेरे ख्याल से उसके आगे भी एमफिल या पीएचडी करने वाले थे। पर उनका करियर मोड इस तरीके से चला गया कि उनको फुल टाइम पॉलिटिशियन बनना पड़ा। फिर बहुत लोगों की सपोर्ट थी, बहुत लोगों का हाथ था उनके साथ। श्री कृष्ण बाबू जी का उनका सपोर्ट था, जो बहुत सारे उस टाइम के लीडर्स थे, अनुराग जी उनका सबका सपोर्ट था उन पे। तो कई लोग थे जो उनको सपोर्ट करते थे और उनको दिल्ली भेजना चाहते थे नेहरू जी के पास। ओके। नेहरू जी के पास इसलिए भेजना चाहते थे क्योंकि योग्यता थी इनमें कि ये एक हैं जो सिर्फ बिहार का नाम रोशन नहीं करेंगे, पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर बने थे वो। वो
पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे वो नेहरू जी के टाइम में। ओके। अब वो फर्स्ट टाइम पे सेकंड टाइम पे इतना मुझे याद नहीं, 50s की दशक की बात है ये, 50 की दशक की बात, हमारे फर्स्ट सेकंड ही होंगे मेरे ख्याल राइट। से, पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे ये। फिर आगे जाके और कई पोर्टफोलियोज उन्होंने होल्ड किए थे, लेबर मिनिस्ट्री में भी थे मेरे ख्याल से, मिनिस्टर स्टेट फॉर डिफेंस में भी थे 71 की वॉर में, रेलवे में तो थे ही थे, रेलवे बजट भी आप पढ़ सकते हैं पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी वेबसाइट पे जाके, उनके क्या क्या स्पीचेस थे, कहाँ कहाँ बड़ी बड़ी लाइन लगाई। लीची, लीची जो उगता है बिहार उस साइड में, उसको एक्सपोर्ट कितना कराया उन्होंने। बहुत लोग को शायद ना पता हो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने ही पॉलिटिक्स में लाया था। और ये बात डॉक्टर साहब ने खुद मुझे बताई थी जब उनसे मिला था, पर्सनली मिलने गया था मैं तो सुना ही था, पर जब उनसे खुद सुना मैं ये बात, तब मुझे मतलब कोई डाउट तो नहीं था मुझे, क्योंकि मैंने फ़ोटोज़ भी देखी, जो एनके सिंह सर जो अभी 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, वो दादाजी के मेरे ख्याल से पीए थे उस टाइम, वो एक फ़ोटो में हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के हैं, मेरे ग्रैंडफ़ादर भी हैं उस फ़ोटो में। तो मेरे ख्याल से वेनेज़ुएला में यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्फ्रेंस था, तो एक और फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर थे दादाजी, तो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत थी, तो किसी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का ज़िक्र किया उनको, तो वो साथ में ले गए। तो फिर वहाँ से डॉक्टर मनमोहन सिंह मेरे ख्याल से पॉलिटिकल कैरियर फिर शुरू हुई थी। तो ललित नारायण मिश्रा जी ने हमारे देश को एक प्रधानमंत्री दिया। एक तरीके से कह सकते हैं, पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपना भी योगदान ऑफ कोर्स है, अपनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं एंड टैलेंट है, बट हाँ, पर क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद बोला मुझे ये बात, इसलिए मैं ये पब्लिकली कह सकता हूँ। वाह! तो आखिर एक्चुअली 2 जनवरी 1975 को क्या हुआ था? मैं थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ कि क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ होल्ड किए थे अपने टेन्योर में, बहुत सारे कैबिनेट रैंक्स होल्ड किए, तो उनका एक जैसे 75 आता रहा, 71, 72, 73, 74, 75 आया, वो उनका पॉलिटिकल क्लाउड बन गया था। अब वो सिटिंग रेलवे मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बहुत जगह बड़ी-बड़ी लाइन बिछवाई थी। बड़ी-बड़ी लाइन मतलब रेलवे लाइन्स का उद्घाटन करवाया था। हल्द्वानी तरफ, मेरठ तरफ बड़ी लाइन करवाया था। वाराणसी रेलवे जंक्शन का के लिए फंड एलोकेशन के लिए उनके टेन्योर में हुआ था। जो उनके बाद कमलापति त्रिपाठी जी बने थे रेलवे मिनिस्टर, उद्घाटन उनके टाइम में हुआ। पर फंड एलोकेशन दादी जब रेलवे मिनिस्टर थे, मेरे ख्याल से उस टाइम हुआ था ये। उसके बाद बड़ी-बड़ी लाइन नॉर्थ बिहार में काफ़ी एस्टैब्लिश हुई थी। नॉर्थ बिहार में, पूरे बिहार में हुआ था, यूपी साइड में काफ़ी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। उस टाइम बिहार था अनडिवाइडेड, झारखंड भी बिहार का हिस्सा हुआ करता था उस टाइम। तो लीची का एक्सपोर्ट कराना, मधुबनी पेंटिंग्स का उन्होंने बहुत अलग लेवल पे ले गए। मधुबनी पेंटिंग की बातें मैं आज आज भी हम लोग करते हैं। 70-60 की दशक में उन्होंने उसको विज़न उनका ये था कि इस पेंटिंग्स को इंडिया एक्सपोर्ट करे, इंडिया इंटरनेशनल लाइमलाइट में लाए। बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया। जनता एक्सप्रेस हुआ करता था, जनता एक्सप्रेस के ट्रेन के ऊपर पेंटिंग्स छपवा दी उन्होंने। ये ट्रेन जहाँ जाएगी, मधुबनी पेंटिंग्स वहाँ इस ट्रेन के साथ जाएगी, और दुनिया देखेगी मधुबनी पेंटिंग्स होती क्या है। हाँ, नेपाल समझौता भी कराया था उन्होंने। बहुत बड़ा उनका योगदान था इसमें। हाँ, और ये मैं बात स्पष्ट रूप से ये भी कह सकता हूँ कि उस टाइम की सरकार और नेपाल सरकार में मतलब बातचीत हो नहीं पा रही थी, या समझौता हो नहीं पा रहा था। हमारा कनेक्शन नेपाल के फैमिलीज़ से था उस समय, क्योंकि हम लोग मिथिलांचल से हैं, मिथिलांचल कुछ तरफ नेपाल में भी है, तो फैमिली बॉर्डर के इस पार उस पार दोनों है। तो उनका पर्सनल इंटरवेंशन और पर्सनल रैपो विद फर्स्ट फैमिली ऑफ नेपाल आई बिलीव से भी काम काफ़ी हो पाया था नेपाल से। और क्योंकि कोसी रिवर जो आता है, जिसको एक तरीके से सौरव विहार भी कहते हैं, क्योंकि बहुत बाढ़ आती है। अभी अब हाल ही में बाढ़ हुआ है, पर कोसी बैराज, उनका विजन था कोसी बैराज अगर बन जाएगा तो जितनी भी बाढ़ की समस्या है उत्तरी बिहार में होती है और फ्लोज डाउन टू अदर पार्ट्स ऑफ बिहार, वो रुक जाएगा। कोसी बैराज के होते हुए बहुत सारा बाढ़ की दुर्घटना रुक गई, कम हो गई। वरना ये बाढ़ एक एनुअल अफेयर हुआ करता था लगभग। कितनी जानें जाती थी, कितनी लाइफ स्टॉक कम हो जाते थे, कितनी प्रॉपर्टीज़ बह जाती थी, और नुकसान डैमेजेस तो अनअमाउंटेबल था। तो कोसी ब्रिज का फिर काम कराना, नेपाल से समझौता कराना में उनका बहुत बड़ा योगदान था, उनका बहुत बड़ा पर्सनल एफर्ट था। जनता एक्सप्रेस की मैंने बात की, मैंने लीची की बात की। इसके अलावा बहुत सारी जगह का उन्होंने उद्घाटन भी किया था, फेमस मॉन्यूमेंट्स का उन्होंने उद्घाटन किया था, जिनका खुद उनका विजन था कि सिर्फ बिहार बने, दिल्ली में भी इनका इनका इस्टेब्लिशमेंट हो, ताकि लोगों को रोज़गार मिले। एक और एग्जांपल दूंगा मैं, जब नोएडा बन रहा था, नोएडा इस न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, 70s-60s की बात है, उसी टाइम उनका भी विजन था कि सहरसा सहरसा डिस्ट्रिक्ट में भी एक लैंड एलोकेट हो जाए, मेरे ख्याल से हो भी चुका था। एक सिमिलर ट्विन सैटेलाइट सिटी बन जाए फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओके। आज आप अभिषेक जी बैंगलोर में देखेंगे, बम्बई में देखेंगे, दिल्ली में कितने बिहारी बिहारी लोग आते हैं नौकरी की खोज में। क्यों आते हैं? क्योंकि बिहार में रोज़गार की समस्या है। इसलिए बम्बई कोई अपना घर-बार परिवार छोड़ के क्यों आएगा? जालंधर जाएगा, तमिलनाडु जाएगा काम करने के लिए।
क्योंकि वो समस्या है रोज़गार की। उनका विज़न था कि इंडस्ट्रियल सैटेलाइट टाउन बन जाए सिमिलर टू नोएडा या इवन सिमिलर टू जमशेदपुर। चलो जमशेदपुर ही था जो बिहार का हिस्सा था, पर साउथ साइड बिहार में था जो अभी कभी का झारखंड है। एक जमशेदपुर जैसा सैटेलाइट टाउन कुछ बन जाए शहर से नॉर्थ बिहार में, ताकि जो नॉर्थ बिहार से कितने लोग जो नौकरी की खोज में देश के कोने-कोने जाते हैं या विदेश में भी जाते हैं नौकरी खोजने, उनको जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो वहीं काम अपना कर सकते हैं। तो क्यों नहीं हुआ डेवलपमेंट इतना बिहार में? क्यों, मतलब आज तक भी, मतलब इतना टाइम हो गया है, बिहार का डेवलपमेंट अभी तक बिल्कुल भी नहीं है। उनका विज़न फुलफ़िल हो ही नहीं पाया, उनके जाने के बाद भी वो विज़न फुलफ़िल हो ही नहीं पाया। 75 में उनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ की रहस्य आज भी रहस्य ही है। तो क्या घटना हुई थी? मतलब उस टाइम का शायद मेरे को जाना है, 2 जनवरी 1975 का दिन था। वो समस्तीपुर गए थे, एक रेलवे गॉज इनॉग्रेशन के लिए। मेरे ख्याल से एक लाइन थी समस्तीपुर टू मुज़फ्फरपुर लाइन थी। रेलवे लाइन के उद्घाटन के लिए रेलवे जंक्शन पहुँचे वो। स्पीच दे रहे थे वो पोडियम पे। स्पीच जैसे ही ख़त्म हुई, मेरे ख्याल से उस टाइम फिर 2-3 लोग आए, ग्रेनेड फेंका, लॉब किया स्टेज पे, बम फट गया। उनके साथ और भी घायल लोग थे। उन घायल लोगों को आस-पास दरभंगा मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाया गया था। इनको वहाँ नहीं ले जाया गया। इनको ले जाया गया दानापुर, जो पटना के पास है, जो 14 से 16 घंटा लगा रेलवेज़ को पहुँचने में वहाँ पे। वो खुद रेलवे मंत्री थे और उनको पहुँचाने के लिए रेलवे को 14 से 16 घंटा लग गया, जो आज भी एक रहस्य है कि एक ही स्टेट में एक शहर से दूसरे शहर पहुँचने के लिए 14 से 16 घंटा कैसे लग सकता है। कई इसमें अब मैं क्या बोलूँ कि रहस्य है या क्वेश्चन मार्क है कि शायद ट्रेन को डिरेल किया गया, क्या स्लो किया गया। मैं कह सकता हूँ डिरेल जानबूझ के किया गया, ताकि इनकी मौत, इनका डेथ ट्रेन में ही हो जाए, कि ना बच पाएँ। मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जस्टिस तारकुंडे रिपोर्ट है और एक बिहार पुलिस की रिपोर्ट भी, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है तो कोई भी इसे पढ़ सकता है। इसमें साफ-साफ इन्वेस्टिगेशन में देखा गया है कि ये ट्रेन को डिरेल किया गया है, और मेरे ख्याल से कमीशन भी बैठी थी इसी चीज़ को चेक करने के लिए कि क्या ट्रेन कुछ ज़्यादा लेट हुई थी। उस समय में भी 75 में 14 से 16 घंटा फ्रॉम समस्तीपुर टू दानापुर, कोई भी बिहार में रहने वाला वो कह सकता है कि 14 से 16 घंटा ट्रेन को नहीं लगना चाहिए। स्पेसिफिकली फॉर अ रेलवे मिनिस्टर, जो खुद रेलवे मंत्री, उसको उन्हीं को पहुँचाने में इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। कमीशन ने बोला, जिसमें रिटायर्ड एयरफोर्स कोमोडोर्स, सॉरी नेवी कोमोडोर्स या एयरफोर्स ऑफिसर्स भी थे। कमीशन ने बोला कि इतना देर नहीं लगना चाहिए। अभी किसने कराया, क्यों कराया, पे इस कमीशन ने जवाब नहीं दिया। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पर इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था, कमीशन ने साफ-साफ बोल दिया। अब बात आई कि ये क्या बचे नहीं बचे, वे बच गए थे, उनको होश भी आया था। अपने बड़े बेटे, मेरे अंकल मिस्टर विजय मिश्रा जी, उनसे मिले मिले भी थे। उन्होंने अपने बेटे को बोला कि जगन्नाथ को जाके देखो, जो उनके छोटे भाई हैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने बिहार के। जगन्नाथ को जाके देखो, उसको ज़्यादा गहरी चोट आई है। ओह! उनको ज़्यादा गहरी चोट आई, उसको जाके देखो। क्योंकि एक अनुमान था कि उनको ज़्यादा ग्रीवियस इंजरी था, ही माइट नॉट सर्वाइव, बट ही सर्वाइव्ड, टच वुड। माय ग्रैंडफ़ादर अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट सर्वाइव। नेक्स्ट डे 3 जनवरी को उनको हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट आ गया। अब आते हैं डेथ के बाद क्या हुआ। डेथ के बाद केस को दे दिया गया सीबीआई को। मेरे परिवार का पिछले 50 साल से, ये 50 साल हो गए हैं इस केस को। मेरे परिवार के पिछले 50 साल का यही माँग है कि इसमें री-इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि इमरजेंसी से पहले ये कांड हुआ था। 3 जनवरी 1975 इमरजेंसी जून में ले आई गई थी। इमरजेंसी से पहले जिसको सीबीआई ने पकड़ा था, वो सही पकड़ा था। उन्होंने कन्फेशन भी दिया कोर्ट में, और कुछ नाम लिए। जो नाम लिए वो उस टाइम की मेरे ख्याल से एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े हुए थे। अच्छा। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि ये सिर्फ़ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में है, जैसे तारकुंडे रिपोर्ट में है ये, और बिहार पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी है ये। क्या-क्या नाम लिए थे उन्होंने? सो उस टाइम की पीएमओ से रिलेटेड कनेक्शंस थे। अभी मैटर सब जुडिस है तो मैं ज़्यादा खुल के बोल नहीं पाऊँगा, पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उस टाइम के एस्टैब्लिशमेंट और उस टाइम के गवर्नमेंट के लोग के नाम लिए गए थे जो जुड़े हुए थे। इमरजेंसी आया, इस केस को पलट दिया गया। ओके। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे? कांग्रेस सरकार थी उस टाइम की, सरकार थी। क्योंकि वो नाम आए सामने, इसलिए केस को पलट दिया गया, और बहुत-बहुत बड़े-बड़े लोग इस केस में फँस सकते थे। ये मैं एज़ अ परिवारजनक नहीं कह रहा हूँ। ये इंडियन एक्सप्रेस की किताब है, हू किल्ड एलन मिश्रा, यही पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अरुण शूरी साहब पत्रकार थे इंडियन एक्सप्रेस में। वो एडिटर थे। उन्होंने खुद किताब लिखी, हू किल्ड एलन मिश्रा। अरुण शूरी साहब बाद में वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री भी बने, भाजपा में सदस्य भी थे। जस्टिस तारकुंडे बॉम्बे हाई कोर्ट में जज थे, बाद में सीनियर एडवोकेट बने सुप्रीम कोर्ट में। और बिहार पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये 3 अलग-अलग रिपोर्ट्स है। ये खुद ही ये नाम कह रहे हैं जिनके लिए गए थे, जिस वजह से सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन का रंग रूप बदलना पड़ा। नवंबर 75 तक जो पहले जिनको पकड़ा गया था उनको लेट ऑफ कर दिया गया। एक और सेक्ट है जिसका नाम है आनंद वर्गीस। आनंद वर्गीस को आप आज के समय में राइट विंग या हिंदुत्ववादी गल्ट कह सकते हैं, पर इनका मेरे हिसाब से लेना-देना कुछ नहीं था
मेरे दादाजी के असैसिनेशन में। मेरी अपनी फैमिली एज विटनेसेस गए थे, मेरी ग्रैंड मदर गई, मेरे अपने अंकल गए, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा छोटे दादाजी वो भी गए। उन तीनों का कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और मेरे ग्रैंड फादर के डेथ में मेरे अंकल ने बोला, मेरे ग्रैंड मदर ने बोला कि आनंद वर्गीस का कोई लेना देना था ही नहीं। ये बहुत बड़ी एक सिट आज के समय में अभिषेक जी पूर्व विधायक पे भी कोई हमला हो जाए ना, बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है। वो सिटिंग रेलवे मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर। मैं ये हुनकार आज इसलिए चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि आज का समय, आज का कोई भी जेन जी के बच्चे हैं, ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक सिटिंग रेलवे, अश्विनी वैष्णव है रेलवे मिनिस्टर आज के समय में, इन पे कोई खरोच भी आ जाए, बहुत बड़ा मसला नहीं बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। मेरे दादाजी का असैसिनेशन हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट में, उनका केस आज तक चल रहा है। और मेरी परिवार फिर से 50 साल से कह रही है कि आपने पहले सही लोगों को पकड़ लिया था, जब उन्होंने कुछ नाम लेने शुरू किया आपने इन्वेस्टिगेशन को बदल दिया। क्यों बदला, किस तब बदला, किसके कहने में बदला, वो री इन्वेस्टिगेशन की मांग हमारी आज भी है। 75 के एंड तक केस को बदल दिया गया, आनंद वर्गीस वालों को पकड़ लिया गया। अच्छा, ये आनंद वर्गीस वालों को एक और केस में पकड़ा गया था, सुप्रीम कोर्ट में थी जस्टिस ऑफ इंडिया से जस्टिस एन रे, तिलक मार्ग है यहाँ पे लाल बत्ती इंडिया गेट के पास, वहाँ पे ग्रेनेड लेके गए थे उन पर अटैक करने के लिए। उसी में भी सेम सेट ऑफ अक्यूज जो जिनको अक्यूज बनाएंगे मेरे ग्रैंडफादर के असैसिनेशन में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के असैसिनेशन में उनको भी अक्यूज बनाएंगे। बाप रे। ये स्पेसिफिक रीज़न है जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, अब जो समझदार है वो समझ सकें कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। इस सेम सेट ऑफ अक्यूज को मेरे ग्रैंडफादर के असैसिनेशन में अक्यूज बनाया गया, सेम सेट ऑफ अक्यूज को सीजीआई के असैसिनेशन में अक्यूज बनाया गया। सीजीआई बच गए, मेरे ग्रैंडफादर नहीं बच पाए। बाद में केस को ट्रांसफ़र किया गया फ्रॉम बिहार टू दिल्ली। इसका भी मैं रीज़न देता हूँ क्यों। 77 में कांग्रेस की सरकार हट गई, जनता सरकार आ गई। जनता दल उस टाइम भाजपा नहीं थी, भाजपा तो बाद में, जनसंघ के बाद जनता पार्टी में क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा, सब्जेक्ट टू करेक्शन। चीफ मिनिस्टर थे बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी, इनको भारत रत्न अभी रिसेंटली कुछ समय पहले मिला था। कर्पूरी ठाकुर जी से मेरी ग्रैंड मदर मिली, और कर्पूरी ठाकुर जी भी मतलब फैमिली रिलेशंस था मेरे दादाजी के साथ। आज झंझारपुर एक जगह है नॉर्थ बिहार में, वहाँ पे स्टेडियम है ललित कर्पूरी स्टेडियम, अमित शाह जी वहाँ पे एक रैली भी किए थे कुछ टाइम पहले। तो दोनों में अच्छी मित्रता थी, आने घर में परिवार में आना जाना भी था। उनके बेटे रामनाथ ठाकुर जी जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका भी आना जाना था। तो बस वो जो मित्रता थी अक्रॉस पार्टी लाइन्स में दादाजी की मित्रता थी। तो मेरी ग्रैंड मदर ने उनसे डिमांड की इन्वेस्टिगेशन के बारे में। उन्होंने फिर जस्टिस तारकुंडे से रिक्वेस्ट की कि एक इंक्वायरी की जाए, और बिहार पुलिस को बोला गया कि आप पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करो। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी, बिहार पुलिस को बोला गया कि आप एक बिहार सीआईडी को, लोकल स्टेट की सीआईडी होती है, उनको बोला कि आप पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कीजिए। बिहार पुलिस ने अपना इंक्वायरी रिपोर्ट दिया, और एसबी सहाय साहब थे आईपीएस लेवल ऑफिसर, उनके डायरेक्शन में इंक्वायरी हुई थी। तो बिहार पुलिस, जस्टिस तारकुंडे रिपोर्ट, और अरुण शौरी साहब की किताब हु किल्ड ललित मिश्रा एन इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स ने वही कहा जो हम लोग कह रहे कि री इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्योंकि पहले जिसको पकड़ा गया था, जिन्होंने नाम लेने शुरू किए थे, उनको फिर आपने लेट ऑफ कर दिया क्योंकि उन्होंने कुछ नाम लिए थे जिनके कनेक्शन थे उस टाइम के सेंट्रल गवर्नमेंट से, उस टाइम के इस्टेब्लिशमेंट से। तो री इन्वेस्टिगेशन आना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये हुआ तो 79 या 1980 में एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि इस केस की सुनवाई ढंग से हो नहीं पा रही। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वॉट, बिहार सरकार सीबीआई को काम करने नहीं दे रही है, इसलिए केस को ट्रांसफर किया जाए। बिहार पुलिस ऑन एफिडेविट, बिहार गवर्नमेंट ऑन एफिडेविट, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑन एफिडेविट बोला कि इस केस को ट्रांसफ़र ना किया जाए फ्रॉम बिहार टू दिल्ली। जिस दिन ये केस ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम बिहार टू दिल्ली, ये केस ठप हो जाएगा, ये केस फ्लो आउट हो जाएगा, इट विल इवेंचुअली फेड आउट। और वही हो रहा है। वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इन इट्स विजडम बेस्ट नोन टू इटसेल्फ ने ट्रांसफ़र कर दिया केस को, सेइंग कि ना सीबीआई इज एन एजेंसी जो राइटली काम कर सकती है, इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। 1980 में मतलब ट्रांसफ़र हो गया, 2014 में ट्रायल ख़त्म हुआ। 1980 से 2014 में ट्रायल खत्म हुआ। दिल्ली में पहले कभी 30,000 की सुनवाई हो रही थी, फिर कभी करकड़ुआ में सुनवाई हो रही थी, इसे होते होते और 2014 में भी तब हुआ अभिषेक जी सुनवाई खत्म जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया। जो अक्यूज थे उन्होंने 2 बार मेरे ख्याल से रेट फाइल किया आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में कि ये हम लोग पेंडिंग चल रहा है कि हम पे ये आरोप लगा हुआ है, इसके तो ख़त्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला दिस कैन नॉट बी ग्राउंड टू लेट यू गो, कि कोई सिस्टम स्लो है। सिस्टम स्लो हो सकता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पर दिस कैन नॉट बी ग्राउंड कि हम डिस्चार्ज कर दें अक्यूज को।
दोबारा 2011 में सेम ग्राउंड पे आए कि 2006 में भी आए थे, 2011 में दोबारा आए, तब सुप्रीम कोर्ट एक इनडायरेक्टली ट्रायल कोर्ट को बोला कि जल्दी करो इसमें हियरिंग। तब 2011 पास से 14 में ट्रायल कोर्ट ने जल्दी किया मेरे ख्याल से। फिर ट्रायल कोर्ट ने मेरे अपना ओपिनियन, बिकॉज आई एम एन एडवोकेट रिकॉर्ड, मैं ये राय रख सकता हूँ कि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर गलत था। ट्रायल कोर्ट ने आनंद वर्गीस वालों को लाइफ सेंटेंस दे दिया और ट्रायल कोर्ट ने बोला कि मतलब जो जो अक्यूज ने पॉइंट आउट किया था कि कोई और हो सकता था, उसको ट्रायल कोर्ट ने मेरे हिसाब से ध्यान दिया नहीं ढंग से। 2014 दिसंबर नवंबर में ट्रायल कोर्ट ने दे दिया सेंटेंसिंग, लाइफ सेंटेंस टू ऑल द अक्यूज्ड लगभग इन 2014 फ्रॉम 1975 का केस का। ये अपने में एक वो हो गया था 40 ईयर्स तक, 41 ईयर्स तक ऑलमोस्ट। 2015 में अक्यूज ने दिल्ली हाई कोर्ट में फिर अपील फाइल किया। ओके, वो अपील आज तक पेंडिंग है। उस 2015 की अपील में बेल मिल गया टू ऑल द अक्यूज। बेल के प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन में भी हाई कोर्ट ने दिया, रीजंस दिए कि मतलब रिगार्डिंग द केस, और ये रीजंस दे के उन्होंने फिर बेल दे दिया द अक्यूज को कि शायद ये जो अक्यूज थे वो शायद उस स्पॉट पे थे भी नहीं। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो कोई भी देख सकता है कि ये शायद अक्यूज स्पॉट पे थे भी नहीं जहाँ पे अटैक हुआ था। हाँ, ये कह के बेल दे दी गई। अब मैं ये जानकारी देना इसलिए दे रहा हूँ कि कई बार बेल ऑर्डर जो होते हैं, जैसे सिंपलिसिटी बेल ऑर्डर, ज़्यादा स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर द मेरिट ऑफ द केस पे जाती नहीं है कोर्ट पर कई बार। पर इस केस में हाई कोर्ट ने काफ़ी डिटेल और प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन दिया और फिर इसमें बेल देके फिर पड़ा रहा केस। अब मैंने क्या किया कि मैं 2020 के आसपास जो रिपोर्ट्स के बारे में जिक्र किया, जैसे तारकुंडे रिपोर्ट, बिहार पुलिस रिपोर्ट और अरुण शुरी साहब की किताब हु किल्ड एलन मिश्रा, ये मेरे हाथ लगी। तो मैंने पहले सीबीआई के पास गया कि एज अ ग्रैंडसन मुझे लगता है इसमें री इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है इसमें, तो काइंडली लुक इनटू द केस। मुझे सीबीआई से कोई जवाब नहीं आया, तो फिर मैंने ग्रेट पिटिशन फाइल किया अगेंस्ट सीबीआई इन दिल्ली हाई कोर्ट। 2021 की बात है ये, वैभव मिश्रा वर्सेस सीबीआई। अच्छा, सीबीआई पे आपने केस फाइल कर दिया? मैंने केस फाइल कर दिया था कि मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया सीबीआई को, सीबीआई हैज़ टू आंसर मी, यू कैन नॉट सिट ओवर इट। या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो, पर आप जवाब देना पड़ेगा आपको मुझे, आप उस पर बैठ नहीं सकते। हाँ, तो हाई कोर्ट ने फिर डायरेक्शन दिया सीबीआई को कि 6 हफ्ते के अंदर आपको जवाब दीजिए। ठीक है। मुझे जवाब ये मिला कि क्योंकि आनंद वर्गीस वालों का अपील जो 2015 का अपील था जिसमें बेल मिल गया था, वो अभी तक पेंडिंग है, उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया है, इसलिए एक और री इन्वेस्टिगेशन की मांग अभी लीगली टेनेबल नहीं है। तो मैंने फिर एप्लीकेशन उसी केस में फाइल कर दिया कि मुझे भी सुना जाए, लेट मी असिस्ट द सीबीआई, आई हैव समथिंग टू से टू द कोर्ट। क्योंकि ये मैं समझा चाहता हूँ, एज अ विक्टिम फैमिली यू डू नॉट हैव राइट टू एक्सेस टू कोर्ट पहले। अब लॉ बदल गया है, अब विक्टिम ऑल्सो हैज अ राइट टू बी हर्ड। पहले विक्टिम की तरफ से स्टेट ही लड़ता था, प्रोसिक्यूशन जिसे कहते हैं, प्रोसिक्यूटर करते हैं, आप मतलब विक्टिम की तरफ से आप खुद नहीं, विक्टिम नहीं लड़ेगा, स्टेट लड़ता था। ऐसा होता था पहले? हाँ, फिर लॉ बदला, फिर अब विक्टिम कैन बी हर्ड, विक्टिम कैन असिस्ट द प्रोसिक्यूशन, विक्टिम कैन असिस्ट द कोर्ट ऑल्सो। अब बाद में सीआरपीसी में अमेंडमेंट आया, सेक्शन 24 सब क्लॉज 8 के तहत सीआरपीसी में अमेंडमेंट आया। दिस इज बिफोर बीएनएस एंड बीएनएसएस। अमेंडमेंट आया कि विक्टिम कैन असिस्ट द प्रोसिक्यूशन, कैन असिस्ट द कोर्ट। पहले ऐसा नहीं था, लॉ बिल्कुल अलग था। पहले विक्टिम के लिए स्टेट ही लड़ता था अगेंस्ट द अक्यूज। तो वी डिड नॉट हैव अ राइट टू बी हर्ड डायरेक्टली बिफोर द जज जब मैटर ट्रायल कोर्ट में चल रहा था लिटरली। तो मैंने ये एप्लीकेशन मूव किया, सीबीआई फॉर रीजन बेस्ट नोन टू इटसेल्फ अपोज्ड मी इन दैट एप्लीकेशन इन द कोर्ट, सेइंग मेनी थिंग्स आई डोंट वांट टू से अननेसेसरली। हाई कोर्ट अलाउड माई एप्लीकेशन। हाई कोर्ट ने बोला जब भी फाइनल हियरिंग होंगे मुझे दिए गए इंस्ट्रक्शन कि आप डायरेक्शन दिए गए कि आई कैन असिस्ट द सीबीआई प्रोसिक्यूटर। मेरी एक और मांग थी, मुझे फाइल्स कोई दे नहीं रहा था, केस की फाइल्स कोर्ट मुझे दे नहीं रही थी कि मेरा लोकल स्टैंड है क्या है, स्टेट तो लड़ी रहा है तुम्हारे लिए, तुम अक्यूज हो नहीं, तुम होते कौन हो केस फाइल मांगने वाले, रजिस्ट्री दे नहीं थी। मतलब उनका भी रीज़न फेयर था। सीबीआई मुझे दे नहीं रही थी फॉर रीजन बेस्ट नोन टू इटसेल्फ। मैंने कोर्ट को बोल दिया कि आप काइंडली मुझे केस फाइल्स प्रोवाइड किया जाए। कोर्ट ने रजिस्ट्री को बोला केस फाइल देने के लिए। अभिषेक जी, एक केस फाइल कितने डॉक्यूमेंट्स होंगे? 1 2 3 4 मोटा मोटा इतना बंडल होगा केस फाइल में। इस केस में 6 बैग्स थे। 6 बैग्स? एक बैग इतना बड़ा, बाप रे! एक बैग इतना बड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइल्स थे। मुझे लगभग 2-3 महीने लगे इंस्पेक्शन करने में। इंस्पेक्शन किया मैंने वो जो पोडियम होता है जहाँ पे खून के छींटे थे, जहाँ पे अटैक होता वो तब देखा मैंने। ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स जो होते हैं जो इंसान के बॉडी में लगते हैं वो सब देखा मैंने। एविडेंस वहाँ तक देखा मैंने। ये एविडेंस और बहुत सारे एविडेंस है जो मैंने देखे। देन आई केम टू द कंक्लूजन दैट नाउ आई हैव नो ट्रस्ट ओवर द एजेंसी
जो लोग एक होता है कहते हैं हवाई बातें, पब्लिक डिस्कोर्स होता है कि शायद ये रीज़न था, वो रीज़न था इनकी हत्या कराने का और केस को ट्रैक चेंज करने का। आई केम टू द कंक्लूजन दैट देयर इज़ सम ट्रुथ टू दैट एलिगेशन नाउ, राइट? क्योंकि मुझे कुछ तथ्य ऐसे मिले थे जो लोग कहते हैं ना देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। मुझे वो फायर दिख गया था कि हाँ, देयर इज़ द रीज़न व्हाई लोग कह रहे थे, वो तथ्य मुझे मिल गए थे। आई फाइल्ड इन 2023 एक और रिट पिटिशन दिल्ली हाई कोर्ट में कि पहले तो मैं री-इन्वेस्टिगेशन माँगता था सीबीआई से और हाई कोर्ट को बोला कि आप सीबीआई का वही जवाब दें मुझे। अब मुझे सीबीआई पे कोई भरोसा नहीं है। हाई कोर्ट से माँग कर रहा हूँ कि मैं री-इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दिया जाए इस केस में और एक एसआईटी गठित, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की जाए सीबीआई के ऊपर कि ट्रैक बदला कैसे? ये इन्वेस्टिगेशन किसके कहने पे बदला गया, क्यों बदला गया और किस तरीके से बदला गया, इस पे एसआईटी गठित की जाए। हाई कोर्ट ने फरवरी 2023 में ऑर्डर दिया कि वही सेम चीज़ कि आनंद वर्गीस का अपील पेंडिंग है। इसमें कुछ सुनवाई वैसे हो रही थी नहीं, पर क्योंकि वो पेंडिंग है इसलिए टेक्निकली लीगल टेक्निकलिटी थी जिसमें फँस गया था मैं कि इस पे सुनवाई अभी नहीं हो पाएगा। मैं फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया, मतलब मुझे डिसमिस कर दिया हाई कोर्ट ने, रिट पिटिशन के ऑर्डर में डिसमिसल ऑर्डर मिल गया था। मैंने एसएलपी फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। अक्टूबर 2023 का ऑर्डर था ये कि बिकॉज़ वही लीगल टेक्निकलिटी की आनंद वर्गीस वालों का अपील पेंडिंग है, आप उसी में असिस्ट द हाई कोर्ट ड्यूरिंग फाइनल हियरिंग। सुप्रीम कोर्ट से मुझे वो ऑर्डर मिल गया था। मैंने फिर अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन लगाया दिल्ली हाई कोर्ट के उसी आनंद वर्गीस वालों की अपील में कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है, आई हैव टू असिस्ट यू। अब इसको सुनवाई पे लगा हुआ, क्योंकि सुनवाई हो ही नहीं रही थी उस अपील में। 2023 दिसंबर से लेकर अब हम नवंबर 2024 में आ गए हैं। मार्च में हियरिंग हुई, जून मार्च अप्रैल मई जून में 2-3 हियरिंग्स हुई हैं। अब फाइनल हियरिंग स्टेज पर आ गया ये केस। तो अब आप लोगों का आशीर्वाद बोलें, जनता का आशीर्वाद बोलें, या जो मेरे ख्याल से ललित बाबू के लिए जो प्रेम है लोगों के दिलों में, वो बोल सकते हैं कि अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि फाइनल हियरिंग होगी एंड होपफुली वी कैन नाउ कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। कई बार मुझे सुनने को मिलता था ये बात कि शायद पॉलिटिकल रीजंस हैं इसलिए आप ये कर रहे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट है इसलिए कर रहे हैं। ये मुहिम और ये लड़ाई इसलिए की जा रही है अभिषेक जी, सच्चाई सामने आए। 100 साल बाद इस दुनिया में मैं नहीं रहूँगा, पर ये जो कांड हुआ था मेरे दादाजी के साथ, इसकी बातें 100 साल बाद भी होंगी। पर मैं चाहता हूँ कि 100 साल बाद भी कोई किताब पढ़े ललित बाबू के बारे में, तो उन्हें पता चले कि ललित बाबू ने क्या-क्या काम किया था अपने कार्यालय में, इनकी हत्या कैसे की गई थी, कैसे सैबोटाज किया गया उनके इन्वेस्टिगेशन को, कैसे केस को पलटा गया और कैसे फिर बाद में होपफुली ये आ जाए सच्चाई कि असली में गुनहगार कौन थे, ताकि 100 साल बाद भी कोई पढ़े इनकी किताब को तो वो जाने कि एक सिटिंग रेलवे मिनिस्टर की कैसे हत्या की गई थी और असली गुनहगार कौन थे। ये लड़ाई इस चीज़ के लिए है। तो वैभव जी, मैं समझना चाह रहा हूँ कि 40-50 साल हो गए हैं इस केस को, कंटिन्यू चल रहा है, तो क्या अक्यूज्ड जिंदा भी है? अभिषेक जी, मेरा मानना है कि जिन्होंने ग्रेनेड फेंके थे वो शायद जिंदा हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोर्ट विटनेसेस बन के वो 2006 या 11 में 2006 या 7 में आए थे ट्रायल कोर्ट में, जिन्होंने पहले कन्फेशन दिया था और एक्सेप्ट किया था अपना गिल्ट। उन्होंने कुछ नाम लिए थे, उस नामों के चक्कर में इन्वेस्टिगेशन बदल गया था, ये मेरा मानना है और कई रिपोर्ट्स का ये मानना है। उनको एज अ कोर्ट विटनेसेस बुलाया गया था 2006-7 में और उन्होंने फिर आई थिंक अपना ट्रैक चेंज कर दिया था। तो आपका इशारा किसकी तरफ है? मतलब अगर वो उन्होंने फेंके, अगर ग्रेनेड फेंका ही था, तो किसकी तरफ आपका इशारा है? 1975 में जो सरकार थी मेरे ख्याल से उस समय के कुछ लोग मिले हुए थे। उस समय की सरकार के कुछ लोग थे, मेरे ख्याल से कुछ ऑफिशियल्स थे, किसी मिनिस्ट्रीज़ के या पीएम ऑफिशियल में थे। मैं आउटराइटली किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि दिस इज़ स्टिल एन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, तो किसी का नाम आउटराइटली लेना गलत होगा। पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बेगूसराय से लेके जमशेदपुर तक, पटना से लेके बेतिया तक, बच्चा-बच्चा जानता है कि ललित बाबू की हत्या किसने कराई है और कैसे कराई है और क्यों कराई है। वो कौन लोग थे, वो कंस्पिरेसी क्या की, वो षड्यंत्र क्या था, इसके लिए री-इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। जस्टिस तारकुंडे रिपोर्ट में और बिहार पुलिस की रिपोर्ट में बहुत सारे नाम आए हैं। अब मैं उस सरकार के किसी मंत्री को या पीएम को मैं इशारा दूँ या कहूँ कि उन्होंने एग्ज़ैक्टली कहा, तो मेरी तरफ भी गलत होगा ये, क्योंकि दिस स्टिल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो किसी का नाम लेना सही नहीं है। पर मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि तारकुंडे साहब की रिपोर्ट में, बिहार पुलिस की रिपोर्ट में ये आया था कि उस समय की सरकार ने ब्लास्ट के बाद जब नाम आने शुरू हुए थे, तब कवर अप करने की पूरी षड्यंत्र रची गई थी कि केस ट्रैक को बदला जाए। षड्यंत्र से पहले कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन लोग इन्वॉल्व नहीं थे, ये री-इन्वेस्टिगेशन ही बता पाएगा। जब ब्लास्ट हो गया, जब डेथ हो गया,
जब नाम आने लग गए थे, जब पुलिस ने क्रैक कर दिया था केस, सीबीआई ने क्रैक कर दिया था केस ऑलमोस्ट, तब जो इन्वेस्टिगेशन ट्रैक बदला गया, वो तारकुंडे साहब की रिपोर्ट है, बिहार पुलिस की रिपोर्ट साफ कह रही कि उस समय की सरकार के लोग थे उसमें जो केस को दबाने में लग गए थे। और इन अ वे सक्सेसफुल हो ही गया। अगर 50 साल केस चल ही रहा है तो इन अ वे केस दब ही गया। आज शायद वो जिंदा ना भी हो पकड़ने के लिए, पर उनका नाम आ जाए रिकॉर्ड पे, ताकि सच्चाई सामने आ जाए। ये लड़ाई इसी बात पे है कि नाम तो आए। सुभाष चंद्र बोस जी का रहस्यमय असैसिनेशन है, आज भी बात करते हैं क्योंकि एक रहस्यमय ही है, कंस्पिरेसी बहुत सारी है। महात्मा गांधी का असैसिनेशन केस जो 1948 में हुआ था, ये केस दोबारा खुला सुप्रीम कोर्ट में 2018-19 में। कई तथ्य थे, कई कंस्पिरेसीज थी, खुल गया। तो री इन्वेस्टिगेशन की मांग कोई नई चीज़ नहीं है जो कई लोग कहते हैं कि अब क्या बचा, क्या मिलेगा 50 साल बाद। 84 सिख राइट्स केस दोबारा अभी ओपन हुए दिल्ली हाई कोर्ट 2017-18। जस्टिस गीता मित्तल का ऑर्डर था मेरे ख्याल से, बेस्ड ऑन एक रिपोर्ट के बेसिस पे सो मोटो मेरे ख्याल से हाई कोर्ट ने री इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। कई केसेस हैं इसमें जिसमें री इन्वेस्टिगेशन किया गया। यूपी का पूजा पाल केस है जो यूपी पुलिस कर रही थी, मेरे ख्याल से अतीक अहमद गैंगस्टर उसमें अक्यूज थे, मेरे ख्याल से री इन्वेस्टिगेशन उसमें भी कराया गया था। केस सीबीआई को दिया गया था। ये यूपी पुलिस उस टाइम शायद ये मतलब 2007 की सरकार पुलिस थी, मैं कह रहा था उस टाइम की थी, अभी आज की नहीं, उस टाइम की 15-20 साल पुरानी बात ऑलमोस्ट कह रहा हूँ मैं। बेस्ट बेकरी कांड में री इन्वेस्टिगेशन हुआ था, गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफर किया गया था। आई एम नॉट गोइंग टू मेरिट्स ऑफ द केस, कौन सही है कौन गलत है, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कहाँ कब री इन्वेस्टिगेशन किए गए थे। तो री इन्वेस्टिगेशन की मांग कोई नई चीज़ नहीं, कई बार हो चुके, ऑर्डर दे चुके कोर्ट। तो री इन्वेस्टिगेशन कई बार कर, पब्लिक डिमांड पर री इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। तो हम जो मांग कर रहे हैं, हम जो पहल कर रहे हैं, इट्स नॉट अ थिंग जो मैं पहली बार बोलना है, मेरी परिवार पिछले 50 साल से कह रही है, और बी ये हो चुका है और हो भी सकता है। तो हम ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इस पे सुनवाई भी हो और री इन्वेस्टिगेशन की मांग भी इसमें पूरी हो सके, ताकि सच्चाई सामने आए। ये लड़ाई मेरी पर्सनल बेनिफिट की नहीं है, ना मेरे परिवार की पर्सनल बेनिफिट के लिए है। और मेरा ये मानना है, और मैंने कई बार बोला भी है, जीते जीते कोई याद नहीं करता, किसी के मरने के बाद भी उनको 50 साल बाद लोग याद रख रहे हैं। मतलब ये आज भी लोगों के दिलों में हैं, 2-3 जनरेशन के बाद, मतलब वो आज भी लोगों के दिलों में हैं। तो जिन्होंने उनकी हत्या की उस समय वो असफल रहे, उनकी लेगेसी ही मिटा नहीं पाए वो। आज इतने इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं थोड़ा हम्बल होकर ये बात कह रहा हूँ। पटना में कॉलेजेस हैं, बिहार में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नाम पे, झारखंड में स्टेडियम है उनके नाम पे रोड्स हैं, सोसाइटी में क्या क्या नहीं है। ये एज अ प्राउड वाली तरीके से मैं नहीं कह रहा हूँ, एज अ हम्बल तरीके से ही कह रहा हूँ मैं। ये दर्शाता है कि लोगों के दिलों में है वो। तो आपने वो एक बात बोली थी, झारखंड से लेकर मिथिला तक हर बच्चे बच्चे को ये बात पता होगी कि किसने उनके साथ ऐसा काम किया। तो मैं तो ऑडियंस को बोल रहा हूँ कि अगर वो पुरानी ऑडियंस अगर हमको देख रही होगी तो शायद कमेंट बॉक्स में उनका नाम भी लिख सकते हैं। आज हम बात नहीं कर सकते हैं, बट शायद कोई अनोनिमस आईडी से भी लिख दे। अगर जनता का सपोर्ट मिले, प्यार मिले, तो शायद हमारे पास नाम भी उजागर हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ललित बाबू जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, हाँ, इसीलिए शायद ये सब कुछ हुआ। अब ये किस लिए हुआ अभिषेक जी, मैं वही री इन्वेस्टिगेशन का मामला, एक री इन्वेस्टिगेशन बता पाई कि किसने किया, क्यों किया, और क्या वजह थी। मेरा अपना ही मानना है ये बहुत बड़े पॉलिटिकल क्लाउड था उनका। उनकी मित्रता अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस थी। जयप्रकाश नारायण जी का जनसंघ आंदोलन पटना के गांधी मैदान रैली में उस टाइम शुरू हो रहा था। जयप्रकाश नारायण जी से इनकी अपनी पर्सनल मित्रता थी। कर्पूरी ठाकुर जी तो थी ही थी। अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम के यंग फायरी मिनिस्टर हुआ करते थे। आप पार्लियामेंट्री रिपोर्ट चेक करेंगे अभिषेक जी, पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी वेबसाइट पर जाके देखेंगे, तो एक स्पेशल सेशन रखा गया था पार्लियामेंट में एल एन मिश्रा असैसिनेशन केस के बारे में। सबसे ज़्यादा उस टाइम की कांग्रेस सरकार से सवाल कौन पूछ रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी फ्रॉम द ऑपोजिशन। और जवाब इस तरफ से मिल रहा है, होम मिनिस्टर थे उस टाइम, नाम भूल रहा हूँ मैं, उस समय के होम मिनिस्टर ने भी वही नाम दिए थे कि जिनको पकड़ा गया था सीबीआई ने, जिन्होंने नाम लेने शुरू कर दिए, तो होम मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड नाम दिया होगा कि ये लोग हमने पकड़ लिए हैं। होम मिनिस्टर के नाम देने के बावजूद उन लोगों को डिस्चार्ज किया गया इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से और ट्रैक चेंज कर दिया गया। होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट पार्लियामेंट में देना कितनी बड़ी बात होती है अभिषेक जी। आज अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, वो किसी का नाम लेंगे पार्लियामेंट में कि इनको हमने इनको पकड़ा है, क्या किसी इन्वेस्टिगेशन में हिम्मत होगी उन लोगों को लेट ऑफ करने का, होम मिनिस्टर कहने के बावजूद? उस केस में होम मिनिस्टर ने कहा ऑन रिकॉर्ड, पार्लियामेंट्री स्टेटमेंट्स हैं, फिर भी उन एक्यूज को लेट ऑफ किया गया। NKP साल्वे, हरी साल्वे जी के पिताजी, वो भी मेरे दादाजी कंपैट्रियट थे, जो BCA के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे बाद में, NKP साल्वे, जिनके नाम पे मेरे ख्याल टूर्नामेंट्स भी होते हैं क्रिकेटर्स में। वो जवाब दे रहे थे कांग्रेस सरकार की तरफ से, होम मिनिस्टर जवाब दे रहे थे, और ऑपोजिशन से पूछे थे अटल बिहारी वाजपेयी की। ये मित्रता थी मेरे ग्रैंडफादर की ऑपोजिशन कैंप में भी। तो वो, अब मैं
एग्जांपल देता हूँ, मुझे भी ये बात पता नहीं थी। प्रदीप राय सर हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट, वो हम लोग इवेंट कराते दादाजी के नाम पे, तो वो आए थे। वो कहानी बताई जो मुझे खुद ही नहीं पता था कि दादाजी एक बार कॉन्वॉय में जा रहे थे, कोई स्टूडेंट लीडर्स थे, वो काला झंडा रोड पे लेके उनको प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो दादाजी ने गाड़ी रोका, उनको समझाया कि तुम लोग को, नेता लोग को रोकना नहीं आता है क्या, मैं दिखाता हूँ। रोड पे लेट गए। कभी कोई नेता है वो घेरा करो उसे, लेट जाओ सड़क पे, नेता खुद आएगा, पास आएगा। शाम को आना चाय पीना, तुम बहुत समझाऊंगा मैं। ये होता है दोस्ती करना ऑपोजिशन से। कोई आपके विपरीत भी हो रहा हो, उसका दिल जीतना, ये गुण है। शायद मेरे में ये गुण ना हो, शायद मेरे परिवार शायद गुण हो ना हो, पता नहीं, पर उनमें गुण था। मैं ललित बाबू के पैर के नाखून की मिट्टी के बराबर भी नहीं हूँ। मैं उनका पोता हूँ, पर उनमें जो लेगेसी थी वो आज इसलिए वो लोगों के दिलों में है। एक और उदाहरण देता हूँ मैं। पटना में एक हॉल में एक प्रोग्राम चल रहा था। अब कौन सा हॉल था मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, पर प्रोग्राम में उनके खिलाफ किसी ने पोडियम पे कुछ बोल दिया। कोई होगा, पॉलिटिकल राइवलरी कहाँ कहाँ नहीं होती है, तो कुछ किसी ने बोल दिया होगा कुछ। सब जगह ही होती है। सब जगह होती है, कहाँ नहीं होती है। तो फिर होता है ना प्रोग्राम के बाद खान पान, स्नैक्स, हाई टी जिसे कहते हैं हम लोग, प्रोग्राम के बाद हाई टी स्नैक्स। तो हाई टी स्नैक्स चल रहा था, तो गुलाब जामुन या रसगुल्ला पड़ा हुआ था। तो जो लेट्स से मिस्टर एक्स ने बोला दादाजी के बारे में, अनाप शनाप बोला, तो मिस्टर एक्स सामने आए, गुलाब जामुन पड़ा, दादाजी ने बोला, अरे खा लो गुलाब जामुन, तुम्हारा जबान कड़वी है, मीठी हो जाएगी। ये एक तरीका होता है, तू आइस ब्रेक दी आइस। वही विपरीत कोई आपके खड़ा है, उसको दोस्त बनाना, ये गुण मैं मुझ में तो बहुत कम है, मुझे भी तो नहीं लगता। और ये गुण होता है जो हम सीख सकते हैं। मैं उनको देखा नहीं, मेरी पैदाइश उनकी डेथ के बाद हुई, तो यही मैं पढ़ पढ़ के देख देख के सीख सकता हूँ। तो एक गुण है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ताकि जनता भी जाने कि इन्होंने कई काम किए थे। सिर्फ दोस्ती की और बिजनेस काम नहीं थी, उन्होंने कई काम भी किए थे, कई जैसे उदाहरण मैंने दिया। और इंडिया, ऑल ओवर इंडिया उन्होंने रेलवे के टेन्योर में बड़ी बड़ी लाइन लगाई थी। साउथ इंडिया में उनका, अच्छा केरला के मिनिस्टर थे, उनका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ अभी, मतलब कांग्रेस के समय के थे, राज्यसभा एमपी थे, यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके थे। उन्होंने एक ऑडियो भेजा मुझे, जो मैंने फिर अपने लिंक्डइन पोस्ट पे भी डाला। उनका नाम मैं थोड़ी देर में बता दूंगा मैं। दिस शोज कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी सिर्फ नॉर्थ इंडिया में, वो बस नॉर्थ इंडियन लीडर नहीं था, मेरे ख्याल तो ऑल ओवर इंडिया लीडर थे। गुलाम नबी आज़ाद जी से मिला मैं, उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया भी था, बहुत एनिवर्सरी इवेंट था दादाजी का, वो आए भी थे, मिले भी थे। तो गुलाम नबी आज़ाद ने ये खुद बोला कि आपके दादाजी नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े लीडर थे उस टाइम के। बहुत बड़ी बात है गुलाम नबी आज़ाद जी को ये बात बोलना, और उनको कोई ज़रूरत नहीं मुझे ये बात बोलने की, मैं कुछ नहीं गुलाम नबी आज़ाद जी के सामने, पर उन्होंने फिर भी बोला ये बात, जस्ट बिकॉज ही हैड दैट मच रिस्पेक्ट फॉर माई ग्रैंडफादर। ये बहुत बड़ी बात होती है। सो ये मतलब जो अरुण मिश्रा और अरुण कुमार ठाकुर, इन दोनों ने शायद बयान दिया था, कन्फेशन भी किया था। ये लोग अक्यूज थे, इन्हीं ने इनको पकड़ा गया था, इन्होंने कोर्ट में कन्फेशन दिया था। ये नाम मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि इन्हीं का नाम आया था होम मिनिस्टर जी के स्टेटमेंट में। हाँ, पार्लियामेंट में के अंदर होम मिनिस्टर साहब उस टाइम यही नाम लिए थे, इन्हीं को फिर डिस्चार्ज किया गया बाद में। और ये अब कितने आर्टिकल्स आप रेल मिश्रा गूगल कर लेंगे, कितने आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें ये नाम आपको मिल जाएंगे। जैसे तारकुंडे रिपोर्ट में भी ये नाम है, बिहार पुलिस में ये नाम है, इंडियन एक्सप्रेस की किताब में ये नाम है। ना अरुण शौरी साहब मेरे रिश्तेदार, ना जैसे तारकुंडे मेरे रिश्तेदार, ना बिहार पुलिस के वापस ऑफिसर मेरे रिश्तेदार। तीन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, तीन अलग अलग रिपोर्ट, सेम ही चीज़, सेम ही एक्यूज नाम बोल रहे हैं। एक होता है कि परिवार कह रहा है, परिवार इन्वेस्टिगेशन मांग रहा है, पर कोई सपोर्ट कर नहीं रहा है। मुझे तीन अलग अलग रिपोर्ट्स वही बात कह रहे हैं जो मेरे परिवार कह रही है। क्या सब कोई गलत है? क्या सब कोई झूठ बोल रहा है? पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, सोसाइटी झूठ बोल रही है? कुछ तो होगा। देर इज समथिंग विच सेज दिस, तभी री इन्वेस्टिगेशन की मांग आज 50 साल बाद भी हो रही है। तो सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। मेरे जब रिट पिटीशन फाइल किया था अभिषेक जी, मुझे कितने मैसेजेस आए थे सपोर्ट में, अननोन नंबर जिनको जानता भी नहीं हूँ मैं, कितने कॉलेज में लोग मिले मुझसे। मुझे एक्सपेक्टेशन था जो मेरे दादाजी के एज के होंगे आज होंगे, या जो मेरे अंकल फादर के एज के होंगे, वो जानते हो कि उन्होंने वो युग देखा, वो समय देखा, वो सपोर्ट कह रहे होंगे। मेरे एज की, मैं 36 साल का हूँ, मेरे एज के एज ब्रैकेट के लोग, मुझसे 10-10 छोटे लोग, 24-24 साल के लोग, वो मैसेज कर रहे हैं कि भैया आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, हमने तो सुना था इनके बारे में इतना कुछ, ये हमें भी शक था, अपनी इन्वेस्टिगेशन की मांग करिए ऐसे। मतलब इतने छोटे लोग भी बात कर रहे हैं इसमें। मुझसे 10 साल छोटे लड़के, 24 साल के, 22 साल के लड़के, कि उनको उनके दादाजी ने समझाया होगा, सुनाया होगा। मेरे आँख में आंसू आ गए थे जब मुझे एक फ़ोन कॉल आया सहरसा से। मेरे एक दोस्त है, वो पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, उसके दादाजी ने मुझे सहरसा से फ़ोन किया। बोला कि जब आपके दादाजी की डेथ हुई थी तो उस पर लकड़ी चढ़ाना, एक रजिस्टर था किसने लकड़ी चढ़ाया है उनके ऊपर, बॉडी में जो लकड़ी चढ़ाते हैं, उस रजिस्टर पर मेरा भी नाम है।
उस आदमी ने मुझे बोला, वाह वाह किसी ने मुझे फ़ोन करके ये बोला कि आपके दादाजी के पे जिन्होंने लकड़ी चढ़ाई थी, एक रजिस्टर है कि इतने लोगों ने लकड़ी चढ़ाई, उस रजिस्टर में मेरा भी नाम है, तो आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब नो, दिस डज नॉट बिकम माय ओन फाइट, दिस इज़ नॉट पब्लिक फाइट। एक आईपीएस लेवल ऑफिसर जिनका नाम लेना सही नहीं होगा, उन्होंने मुझे भागलपुर से शायद फ़ोन किया था। उनके लिटरली आँसू आ गए थे जब उनको पता चला कि री-इन्वेस्टिगेशन की माँग अब दोबारा उठ गई है। क्योंकि वो उस टाइम वो भी अपोज़ कर रहे थे केस को ट्रांसफ़र ना किया जाए फ्रॉम बिहार टू दिल्ली। ऐसे कितने लोगों का नाम लूँगा अभिषेक जी, जो इमोशनली अटैच्ड हैं। वो क्यों अटैच्ड हैं? वो सिर्फ़ नाम से अटैच्ड नहीं है, काम से अटैच्ड है, क्योंकि उन्होंने काम किया था अपने समय में, काम बोलता है। बट आज के समय में भाई भाई से बात नहीं करता, बेटा बाप से बात नहीं करता, रिश्ते टूटते हैं। मेरे दादाजी को उनके डेथ के 50 साल बाद भी लोग याद रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने समय में काम किया था। कितनी परिवार बसाए उन्होंने, कहाँ का परिवार बसाए उन्होंने, कहाँ का रेलवे पटरियाँ बिछाई, उस रेलवे पटरी के बिछने की वजह से कहाँ का रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट हुए। लोग याद रखते हैं ये सब चीज़, कोई भूलता नहीं है। तो आपको क्या लगता है मतलब कि अगर ललित बाबू अगर जिंदा होते हैं तो बिहार का चैप्टर पूरा चेंज होता आज? ललित बाबू अगर ज़िंदा होते, तो आज का बिहार बिल्कुल नहीं होता। आज का बिहार मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉप 5 डेवलपिंग स्टेट्स में होता। महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब की टक्कर पे होता। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रोथ का अलग टैंजेंट पे होता। मेरे दादाजी शायद प्राइम मिनिस्टर होते या प्रेसिडेंट होते या सिविलियन मिनिस्टर होते, ये मेरा बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि मैं उनका परिवार से हूँ। मरते दम तक उनका स्लोगन है, आप मेरे गाँव जाएँगे बलुआ बाज़ार, ललित ग्राम उनके नाम पे रेलवे स्टेशन है, नाम गाँव का नाम बलुआ बाज़ार। 3 जनवरी को स्टेट फंक्शन होता है वहाँ पे, डेथ एनिवर्सरी बनती है उनकी। उनकी स्टैचू बना हुआ है, उस पे लिखा हुआ है, मैं रहूँ या ना रहूँ बिहार बढ़कर रहेगा। ये उनका स्लोगन था। एक ऐसे लेगेसी में अगर मैं आता हूँ तो दिस इज़ नॉट समथिंग जस्ट टू बी प्राउड ऑफ, इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि टू वर्क टुवर्ड्स हिज फुलफिलमेंट ऑफ हिज विजन, हिज आइडिया। उनका जो सपना था वो साकार हो सके। मैं एक वकील हूँ, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, ना मेरी कोई प्रोफेशन है। मैं लीगल अवेयरनेस कैंप्स करता हूँ, मैं लीगल एड करता हूँ ताकि लीगल एजुकेशन मिल सके लोगों को, ताकि जनसंख्या की कुछ सहायता हो सके। ये मेरा तरीका है समाज सेवा करने का, क्योंकि मैं उस लेगेसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो कई लोग कहते हैं कि आप एक पॉलिटिशियन के ग्रैंडसन है, नेफ्यू हैं, सन हैं या परिवार से हैं, तो एक दबदबा होता है, रुतबा होता है, वर्चस्व होता है। मैं बोला भैया हाथ जोड़वा दो तुम मुझसे, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। मेरे कज़न्स, मेरे अंकल्स, मेरे फादर, मेरे छोटे दादा डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, उन सब की इस सेवा में ही गई है समय। अपने-अपने तरीके से हर किसी ने सेवा ही किया है समाज का। वरना जनरली एक नैरेटिव बनता है कि आप एक परिवार से आते हैं तो 10-10 गाड़ियाँ होंगी आपके घर के बाहर, पैलेशियल बिल्डिंग्स होंगी आपके पास, पता नहीं कितने पैसे कमाए होंगे, इस बैंक अकाउंट में, उस बैंक अकाउंट में। मतलब सुनने को मिलता है, इसलिए आपको दिल की बात सुना रहा हूँ आपको मैं। सुनने को मिलता रहता है हमें ये बात कि ये होगा और 4 गाड़ियाँ आगे, 4 गाड़ी पीछे, आपकी गाड़ी में तो लाल बत्ती लगी हुई है। भैया मैं चलाता हूँ, ईएमआई पे गाड़ी ली थी मैंने। मैं ईएमआई भर के पूरी कर ली है मैंने अपनी किश्त। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट रिकॉर्ड एग्ज़ाम देके एओआर बना हूँ मैं, ये भी एग्ज़ाम देके बनना पड़ता है। मेरे इंटरव्यूज़ दिए, पैनल एम्पानलमेंट मिले मुझे, वो काम करके आगे बढ़ते हैं। तो अपना-अपना तरीका होता है। आज के समय में वो समय गया कि आप किसी के फिर ढिमकाना जी के ये थे, वो थे, अब ये थे। मेरे हिसाब से मेरे एक मित्र है ऋषांक जी, ये डिस्कस भी कर रहे थे हम लोग। मेरे हिसाब से ये कोकेन है। ओके। आप किसी के बेटे हैं, आप किसी के पोते हैं, तो आपके दिमाग में ये बात अगर बैठ जाती है ना, हाँ क्योंकि आपके इर्द-गिर्द वही लोग बातें वही लोग करते हैं। राइट। आपके दादाजी तो ये थे, आपके पिताजी ये थे, आप तो ये करते हो, तो आपको रुतबा ये किसी के बच्चे, ग्रैंडसन, नेफ्यू में बात बैठ जाती है, ये कोकेन है। ये उस इंसान को ख़त्म कर देगा। मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने कितने लोगों को देखा है ये सोच कि मैं इस परिवार से आता हूँ, मैं इस जगह से आता हूँ, तो और फिर कहता है कि आज का ये मंत्री तो मेरे घर पे आता था, ये करने, वो करने। भैया आपके घर में आपके ग्रैंडफ़ादर, आपके फादर मिला, आपसे मिलने नहीं आता था। सो यू कैन नॉट से द सेम थिंग फॉर योरसेल्फ। बट क्योंकि वो इर्द-गिर्द वो होता नहीं समाज आपके आजू-बाजू, आपकी दोस्ती, संगत आपके दिमाग में फिट कर देती कि तुम ही तो हो लेगेसी में, तुम ही तो उसी वही हो तुम, तो तुम ही तो आप वो नहीं हो, आप वैसा बनने की कोशिश कर सकते हो। हाँ उन्होंने वो कमाया है मेहनत करके, आपके लेगेसी में उसको मिलता है वो ठीक है, पर आपको उसके नॉट ओनली डू यू हैव टू रीच दैट स्टेज, आपको भी उससे आगे जाना चाहिए। ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए पर मैं तभी तो आजकल लोग हर गाड़ी में चलते चलते बोलते हैं तू मेरे पापा को नहीं जानता क्या, तू जानता मेरे नहीं बाप क्या? को नहीं जानता क्या, ये हाँ वो, मतलब मैं दिल्ली वाला वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हाँ मेरे बाप को नहीं जानता क्या। अनफॉर्चुनेटली ये है
पर अब क्योंकि सोसाइटी बदल रही है, हाँ, अब हर कोई अपने बलबूते पे आगे आता है, तो वो समय धीरे आगे जाता है। पर इसलिए मैं देखो, मैं कितने परिवार देखे टूटते हुए इस पे अभिषेक, क्योंकि ये कोकेन है ये सोच कि मैं इस फैमिली से आता हूँ तो मैं, ये मेरा राइट है। आपका राइट नहीं है, आपको राइट बनाना पड़ता है मेहनत करके, आपका राइट बनाना पड़ता है अपने लिए। तो ये कोकेन, ये सोच ना रखें कोई भी लेगेसी, वाई जस्ट पॉलिटिकल लेगेसी, एनी लेगेसी, यू हैव टू वर्क बिकॉज यू हैव एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कोई ऐसे बहुत सारे लोग मैं जानता भी हूँ जो काम करते भी हैं, जो पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, जो नाम बना है। सिंधिया जी का एग्जाम्पल देते किया कि उन्होंने ये टेकन फॉरवर्ड इज फादर्स लेगेसी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। फिर सचिन पायलट has taken राजेश पायलट्स लेगेसी फॉरवर्ड। भाजपा में कितने एग्जाम्पल जो सिर्फ परिवारवाद नहीं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं और समाज के लिए भी काम करते हैं। हाँ, सीएम के बेटे अनुराग ठाकुर जी ने भी काम किया अपने बलबूते। अनुराग ठाकुर जी को सिर्फ आप उनके फादर वॉइस से नहीं याद कर सकते, जानते, उन्होंने अपने कार्यालय में काम किया है, अपने बलबूते पे अपने 2 पैर पे खड़े हुए हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोग भी आज अब आगे आ रहे हैं, क्योंकि समय के साथ आपको अपने बदलना पड़ता है। और ये मेरे ख्याल से फैमिली में वैल्यूज़ होते हैं, वैल्यू सिस्टम होते हैं जो आप इनकलकेट करते हैं आपको, जो आप खुद आपको आगे बढ़ाते हैं और आपको परिश्रम कराती है, काम कराती है, मेहनत कराती है, जो आपको दुनिया में ऑफ कोर्स आगे लेके फिर जाती है। थोड़ा सा अपन ललित बाबू के पास थोड़ा वापस चलते हैं। तो जब ललित बाबू जी के पुत्र विजय कुमार मिश्रा जी है, उनसे एक सवाल पूछा गया कि आपको किस पे शक है हत्या का, तो उन्होंने तो डायरेक्टली इंदिरा गांधी के जो सचिव है जशपाल सिंह कपूर जी, जशपाल कपूर, उनका सीधा सीधा नाम ले लिया था। तो क्या कुछ रिलेवेंसी बैठ रही है अभी आपको, ऐसा कुछ नजर आता है, उनका क्योंकि नाम आपने ऑलरेडी उन, केस उन, फाइल किया है? उनका नाम उन रिपोर्ट्स में भी है, हम्म, उनका नाम उन रिपोर्ट्स में भी है। मैं थोड़ा इसलिए झिझक रहा हूँ इस नाम लेने की, बिकॉज मैटर सब जुडिस है कोर्ट में, मैं एज ए लॉयर हूँ तो आई अंडरस्टैंड दैट, बट इट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, नाम है रिपोर्ट्स में। सिर्फ मेरे अंकल नहीं कह रहे, जैसे तारकुंडे रिपोर्ट भी ये नाम ले रहे हैं, बिहार पुलिस भी ये नाम ले रही है। जो नाम आपने लिया है वो पीएम ऑफिस में बहुत बड़े ऑफिसर थे लगा। अब लोग 2+2 4 कर ले कि फिर तार कहाँ तो जुड़े होंगे, अपना दिमाग लगा लें एग्जैक्टली कौन किया होगा। फिर अब पीएम ऑफिसर्स का नाम तो कंस्पिरेसी को कवर अप करने में बाद में आया ही था, क्या कंस्पिरेसी पहले भी करान किसका इसका नाम था, वो लोग अपने आप जोड़ घटाव कर ले। पर क्योंकि मैं चाहता नहीं कि ये रहस्य रहे ज़िंदगी भर के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि अगली बार जब आप और हम मिलें तो सिर्फ ये नाम डिस्कस ना करते रहें, हम कोर्ट ऑर्डर या किसी के बलबूते पर दाम, बल्कि हाँ आप केस क्लोज्ड, फैमिली हैज़ गॉट क्लोजर, ये बात बोल के फिर ये नाम पे हम बात कर सकें। ये मेरी लड़ाई इसी चीज़ के लिए। तो आपको क्या लगता है कितने साल और लग जाएंगे इसमें? क्या चाहते हो आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से, क्या चाहते हो, कितनी जल्दी केस सॉल्व हो जाए ये? एज ए फैमिली विक्टिम मैं तो चाहूँगा जल्द से जल्द हो जाए। एज ए लॉयर, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, मुझे दिखता है कोर्ट पे बर्डन होता है कई बार, क्योंकि केसेस लिंगर ऑन करते रहते हैं। तो मैं बस ये ज़रूर कहूँगा बोथ एज ए विक्टिम, फैमिली मेम्बर एंड एज ए लॉयर, कि जल्द से जल्द इसमें सच्चाई सामने आए। कोर्ट के माध्यम से, सरकार के माध्यम, सरकार चाहे तो कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस आ सकते हैं, इसमें एसआईटी बैठा सकती है सरकार, चाहे तो कर सकती है इसमें। तो कोर्ट के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि ये सिर्फ मेरी पुकार या मेरे परिवार की पुकार नहीं है, ये जनता की पुकार है। तो मैं आपकी तरफ से मेरी ऑडियंस को भी बोल देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि सर का केस करना वापस रीओपन करना वाजिब है, तो शायद आप लाइक के प्रदर्शन से और कमेंट के प्रदर्शन से बता सकते हैं कि आप कितना सपोर्ट करते हैं सर को। बट फिर भी देखा जाए तो कैबिनेट मिनिस्टर की हत्या कर दी जाती है, 40 साल तक केस चलता है, तो फिर आप खुद भी लॉयर हैं, तो एक आम आदमी का केस कितने टाइम में सॉल्व होगा फिर? ये विषय कि मुझे शर्म आती है बोलने में, अब मैं क्या बोलूँ, मैं कि मैं खुद एक लॉयर हूँ, बट जुडिशल सिस्टम इतना स्लो हो चुका है, क्योंकि सिस्टम में केसेस इतने ज़्यादा हैं, इसलिए सिस्टम की भी गलती नहीं है। अब जुडिशल ऑफिसर की जजेस को क्यों अब गलत कहेंगे, क्योंकि सिस्टम में केसेस ही इतने सारे हैं। क्या है सिस्टम सर, थोड़ा सिस्टम को एक्सप्लेन करोगे, क्यों टाइम लगता है इतना इसमें? इस केस के बारे में तो जानबूझ के केस को दबाए गए, तो मैं खुलेआम कह सकता हूँ, द फैक्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ। कोई केस पढ़ेगा, जिसको भी लीगल बैकग्राउंड है, लीगल नॉलेज है, वो केस पढ़ेगा, वो समझ जाएगा कि इस केस को दबाया गया है। कोई भी समझने की कोशिश कर सकता है तो कर लेगा। वैसे सिस्टम में ये होता है कि कोई भी ट्रायल होता है, ट्रायल में जनरली 2 से 3 साल लगना चाहिए, पर कई बार 15 साल 10 साल लग जाते हैं। अनफॉर्चुनेट बात है, पर सच है ये। बट मेरे को थोड़ा सिस्टम समझना है सर, थोड़ा सिस्टम ट्रायल समझाओ कि क्यों लगता है। ट्रायल में चार्जशीट फाइल करने में समय लगता है। चार्जशीट पुलिस फाइल करती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। वो चार्जशीट 50 पेज का पन्ना भी हो सकता है, 500 पेज का पन्ना भी हो सकता है, 1000 पेज का पन्ना भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। वो चार्जशीट फाइल करने के बाद एविडेंस रिकॉर्डिंग होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कई पार्टीज एप्लीकेशन भी फाइल करते हैं
किसी एक्स्ट्रा विटनेस को बुलाने के लिए, वो डिफेंस भी करता है, प्रोसिक्यूशन भी कर सकता है, कोई एविडेंस रह गया हो। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में फाइल होती है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट वो होती है कि कई बार इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कोई एविडेंस रह गया या कोई नया एविडेंस बाद में पता चला, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस कोई नया डेवलपमेंट मिला, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर सकती है एजेंसी, उस वजह से शायद समय लग जाए। फिर एप्लीकेशन डिफेंस ने मूव किया हो, उस पर सुनवाई होगी 4-5 डेट, उसमें लग जाए, उस वजह से डिले हो सकता है। प्रोसिक्यूशन एजेंसी शायद कोई एप्लीकेशन लगाई हो, उस वजह से हो सकता है। कोई जजेस शायद रिटायर कर गए हों जो सुन रहे थे, रोस्टर चेंज हो गया, नए जज आ गए हों, समय कई बार डेट्स उसमें निकल सकते हैं। कोर्ट के डेट भी 4-4 महीने 5-5 महीने बाद लगते हैं या 3-3 महीने बाद लगते हैं। कई बार अनफॉर्चुनेट है बस स्ट्राइक्स भी हो जाती हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, मैं गलत या सही नहीं कह रहा हूँ। तो कई रीज़न से जिस पर डिले हो जाता है। अब क्योंकि 3 न्यू लॉज लाए गए हैं, बीएनएसएस, बीएनएस और एक और लॉ लाया गया एविडेंस के रिगार्डिंग, तो आई थिंक अब सरकार भी चाहती है कि एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बन जाए ताकि 1-2 साल के अंदर ही या मैक्सिमम 3 साल के अंदर ही केस की सुनवाई खत्म हो जाए, एटलीस्ट टिल ट्रायल स्टे। अब अपील जाएगा हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट तक, वो तो हर किसी का हक है, आप इसको मना तो कर सकते हो। एक आतंकवादी का भी सुनवाई लगभग सुप्रीम कोर्ट तक गया ही गया था। अब सिस्टम ऐसा बना कि सिस्टम सबको बराबर देखता है, पर एंड में जस्टिस मिल जाता है। तो इसी माध्यम से मैं ये कहता हूँ कि मैं, हाँ, परिवार भी चाहता है और जनता भी चाहती है कि दादाजी के केस में भी एंड में जस्टिस मिल जाए, भले ही देर ही सही, पर मिले तो सही। बट ये अभी आपने बोला कि 3 नए लॉ आए हैं, पहले क्या आईपीसी, सीआरपीसी और कौन सा लॉ था और अभी क्या लॉ बने हैं नए? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये थे क्रिमिनल लॉ। ये लॉर्ड मैकॉले के टाइम के लॉज थे, क्रिमिनल लॉज थे ये। तो बेसिकली मैं लॉर्ड मैकॉले इसलिए कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ों के ज़माने का लॉज था ये। कई बार जब मैं एग्जांपल देता हूँ पुलिस एफआईआर रजिस्ट्रेशन का, जुरिस्डिक्शन एक बड़ा इशू था कि कई बार आप खुद कंप्लेंट कभी करने जाएंगे, एफआईआर रजिस्टर करने जाएंगे, पुलिस बोलेगी मेरा तो जुरिस्डिक्शन बनता ही है, कॉज ऑफ एक्शन किसी और थाने में हुआ है, मेरे थाने में मत हुआ। तब जीरो एफआईआर कॉन्सेप्ट अब और प्रेवलेंट हो रहा है। जीरो एफआईआर ये हो रहा है कि आप कहीं से भी एफआईआर कर सकते हो। ठीक है। आप कई ऑफेंसेस में ऑनलाइन एफआईआर भी कर सकते हो, घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर से, फ़ोन से ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो आप। फिर बाद में ऑफकोर्स प्रोसीजर आगे जाएंगे, आपको किसी भी थाने जाना ही पड़ेगा। पर मानो कॉज ऑफ एक्शन ऑफेंस हुआ है ए थाने के जुरिस्डिक्शन में, आप हो बी थाने के जुरिस्डिक्शन में, आपको ए थाना नहीं जाना है फॉर वॉट एवर रीज़न, जल्दी कराना है या आपको कोई और रीज़न लगता है, तो आप बी थाने में आप जीरो एफआईआर रजिस्टर करा सकते हो। बाद में ट्रांसफ़र हो जाएगा फॉर प्रोसीजरल पर्पसेस, पर एफआईआर रजिस्ट्रेशन में रुकावट नहीं होगी, अब नहीं होनी चाहिए अब, जो पहले काफ़ी होती थी। ओके। एक और मैं लीगल अवेयरनेस बात बोलूँगा कि कई बार क्या होता था कि आप कंप्लेन करते हो पर एफआईआर उस पर कन्वर्ट नहीं होता है। एक पुलिस कंप्लेंट में एफआईआर में अंतर होता है। ठीक है। कई बार लोगों को लगता है कि आपने कंप्लेंट राइटिंग में दिया, उसको रिसीविंग आपको मिल गया, पुलिस का थप्पा, थाने का थप्पा मिल गया आपको, तो वही एफआईआर बन गई। वो एफआईआर नहीं होता है। उस पे एक आईओ बैठता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। वो एक दिल्ली में फॉर एग्जांपल एक एसआई होता है, एसआई सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर जब होते हैं, या कांस्टेबल शायद कई बार हो जाते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। दे डिसाइड वेदर दिस कंप्लेंट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एफआईआर और नॉट। एक बार अगर एफआईआर बन गया तो प्रोसीजरली सही पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना ही करना पड़ेगा, चार्जशीट फाइल करना पड़ेगा, फिर कोर्ट में मामला जाएगा। हाँ। तो कई बार पुलिस हैज़ टू डिसाइड वेदर दिस ऑफेंस इज शुड बी कन्वर्टेड इनटू एफआईआर नॉट। कई बार पुलिस नहीं बनाती एफआईआर, तो पहले 156(3) होता था सीआरपीसी, हम उन लोग वकील के लैंग्वेज 156(3) बोलते थे, सेक्शन 156 सब क्लॉज ऑफ सीआरपीसी। उसमें आप सीधा मजिस्ट्रेट को जाते थे, एप्लीकेशन प्रोटेक्शन फाइल करते थे कि मैंने कंप्लेंट फाइल किया, पुलिस ने इस पर एक्शन नहीं लिया है या एफआईआर नहीं बनाया, काइंडली कॉल फॉर एटीआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट। देन मजिस्ट्रेट समन्स द लोकल थाना जिसके जुरिस्डिक्शन में आता है कि आप एटीआर लाओ कि आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, अब रीज़न दीजिए, ये एफआईआर क्यों नहीं बनता। तो ये एक मुहिम था, बहुत लोगों को नहीं पता इसके बारे में। कई बार लीगल अवेयरनेस कैंप्स करता था तो मैं समझाता था कि अगर आपका एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा, आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन एप्लीकेशन प्रोटेक्शन फाइल कीजिए आप। ओके। कई बार क्या होता है, सेक्शन 200 सीआरपीसी के अंदर आप कंप्लेन फाइल करते थे। सेक्शन 200 होता है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द थाना फॉर वॉट एवर रीज़न, यू थिंक द लोकल एसएचओ और द लोकल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज कॉम्प्रोमाइज, या फॉर वॉट एवर रीज़न, या आपके पास समय नहीं है, या तो ऑफेंस ही इतना बड़ा है कि आपको सीधा कोर्ट ही जाना, आपके पास समय नहीं है पुलिस के पास जाने के लिए। सेक्शन 200 सीआरपीसी के अंदर आप सीधा कंप्लेन टू द मैजिस्ट्रेट करते थे कि ये क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, कैनली इन्वेस्टिगेट द मैटर, एंड द कोर्ट आपका क्रॉस एविडेंस रिकॉर्ड करता है जिसने कंप्लेन फाइल किया है, एंड देन आर्गुमेंट्स टेक प्लेस विद द अक्यूज शुड बी समन्ड और नॉट। मैंने कंप्लेन फाइल किया मैजिस्ट्रेट के सामने, ये एक ऑफेंस हुआ है, मैंने फिर अपना एविडेंस रिकॉर्ड कराया कि मैं ऑन एफिडेविट कह रहा हूँ कि ये सब हुआ है, मैंने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने तो वो भी एग्जिबिट बन गए, कोर्ट में
जमा कर दिया मैंने, फिर मुझे आर्गूमेंट करना पड़ेगा जज के सामने कि क्यों समन किया जाए अक्यूज्ड को। Okay. If the judge is convinced कि I have a case, then the judge, instead of asking for the police to do this, do that, will summon the accused, and then later onwards an FIR can be registered, and then the accused will come give his defense. So that's another process. तो ये अलग अलग माध्यम जो मैं समझाया आपको कि कई बार पुलिस अगर सहायता ना करे सीधा कोर्ट के दरवाजे ठकठका सकते हैं। Okay. कई बार FIR बनने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन स्लो हो जाती है कि काम हो नहीं रहा है, चार्जशीट फाइल नहीं हो रहा है, तो उन केसेस में भी आप मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन पेटिशन फाइल कर सकते हैं। अगेन इन पहले 156 सबका असर था कि FIR हो गया है, कंप्लेन भी हो गया, FIR में बन भी गया, पर फॉर वॉट एवर रीज़न इन्वेस्टिगेशन धीरे चल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, अक्यूज तो घूम रहा है मेरे सामने, मेरा मजाक उड़ा के घूम रहा है, पुलिस कुछ कर नहीं रही है, तो मैजिस्ट्रेट फिर वे ATR मंगाते हैं, ATR कंप्लेंट्स कि आपने क्या किया है, FIR हुआ है, चार्जशीट नहीं फाइल किया, रीजंस। तो ये मैं इसलिए दोहरा, कई बार जजेस को भी और जुडिशल सिस्टम को भी बुरी बातें सुननी पड़ती है कि स्लो है ये, तो ये कई बार आप जाओ तो सही कोर्ट हाँ। में, दरवाजा टकाओ तो सही, वकील के माध्यम पे या लीगल एड सहायता के माध्यम से आप कोर्ट जाओ, टकाओ, कोई ना कोई दरवाज़ा, अगर आपका केस में दम है, फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स फाइट डिपेंडिंग, दरवाज़ा खुल जाएंगे, रास्ता कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा होपफुली। तो ये जो बेल का सिस्टम होता है, ठीक है, बहुत आम जनता को बेल का सिस्टम नहीं पता है कि बेल क्या होती है। मतलब मान लो कि किसी ने कोई क्राइम नहीं किया और उस पर किसी ने केस डाल दिया कि यार तूने मेरे साथ फलाना काम किया था और मैं तेरे पे अभी FIR कर रहा हूँ, तो ये बेल सिस्टम कैसे काम करता है? बेल दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेगुलर बेल आफ्टर अरेस्ट, एक होता है एंटिसिपेटरी बेल, कि मुझे लग रहा है मेरे खिलाफ FIR फाइल हो गया है, पुलिस मुझे कभी भी अरेस्ट कर सकती है, तो मैं एंटिसिपेटरी बेल फाइल करूंगा कोर्ट में। वो कौन करेगा, कैसे करेंगे? मैं ही करूँगा, मैं अपने लॉयर के थ्रू, कि मैं पुलिस मुझे अरेस्ट ना करे, मुझे, और मेरे कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है नहीं, मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, समाज में काम करता हूँ, आई हैव गुड बोनाफाइडीज, मतलब मेरा अच्छा काम धंधा है, समाज में मेरा नाम सम्मान है। अब पुलिस मुझे अचानक से उठा लेगी तो मेरा सम्मान वम्मान सब कचरा कूड़ा हो गया, रेपुटेशन गुडविल सब मेरी खत्म हो गई, और मेरा ऑफेंस किया नहीं है। तो कई बार एंटिसिपेटरी बेल के लिए फाइल किया जाता है कोर्ट में, कई बार मिल भी जाता है, कई बार कोर्ट स्ट्रिंजेंट कंडीशन डाल देती है कि हम पुलिस को बोले तुम अरेस्ट नहीं करेगी, बट देयर सम कंडीशन, जब भी थाने में बुलाया जाएगा आप जाओगे, हफ्ते में एक बार जाके हाजिरी लगाओगे, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने पड़ेंगे, शहर छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, पासपोर्ट आपका सीज कर दिया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द ऑफेंस। Okay. एक होता है रेगुलर बेल, शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट किया गया था, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में चला, बॉम्बे, हाँ, पहले ट्रायल कोर्ट में फिर हाई कोर्ट में गया था, फिर बेल मिल गया था, और वही कंडीशन डाल दी गए थे। फिर एक किसी को उनके बिहाफ पे जो बेल बॉन्ड कहते हैं वो जमा करना, मैं कहते जूही चावला जी शायद ने बेल बॉन्ड जमा किया था शाहरुख खान जी के बेटे के लिए। देन द सन हैड टू गो टू द थाना, रजिस्टर इज अटेंडेंस एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए देना पड़ा। तो वो था रेगुलर बेल। अरेस्ट होने के बाद फिर आप बोलते कि क्या मेरी कस्टडी इंटरोगेशन ज़रूरी है, देन द अक्यूज के लॉयर ऑफ कोर्स आर्ग्यूज की ज़रूरी नहीं है, आप कंडीशन लगा दीजिए, पर बाहर होना ज़रूरी है इसका। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, हम पुलिस को मना नहीं कर रहे, एक डिफेंस लॉयर के तहत से बोल रहा हूँ मैं, पर इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या इस अक्यूज को जेल में होना ज़रूरी है, क्या कस्टडी में होना ज़रूरी है? कई बार बेल मिल जाते हैं एंटिसिपेटरी में भी कि अरेस्ट होने से पहले, कई बार अरेस्ट होने के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद मिलता है। कई बेल एप्लीकेशन फाइल करने के बाद मेडिकल ग्राउंड पे बेल डाले जाते हैं कि अक्यूज़ की मेडिकल हालत बहुत ख़राब है, जो ट्रीटमेंट जेल में मिल रहा है वो सही नहीं है, शायद सही दवा नहीं मिल रही है, सही ट्रीटमेंट शायद नहीं मिल रहा हो, तो मेडिकल ग्राउंड पे भी बेल मिल जाती हैं। क्योंकि फैमिली फंक्शन हो, तो उसके लिए कोई घर में परिवार में शादी हो, या कोई डेथ समवन इन द फैमिली या बर्थ वजह से बेल मिल जाती है। बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ऑफेंस। अब मान ली किसी मकोगा लगाओ या टाड़ा लगाओ, उस पर बेल मिल जाता है, बट इट्स अ वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ, क्योंकि ऑफेंस ही बहुत ग्रेव है। किसी ने टेररिस्ट हो, कोई बॉम्ब ब्लास्ट कराया, तो बेल मिलना बहुत मुश्किल है। अब आज के समय में दिल्ली राइट केस में कई अक्यूज थे जिनको बेल शायद ना मिला हो आज के टाइम में, उनके नाम चलते रहता है। बट आई थिंक पीपल शुड रियलाइज व्हाट इज द ऑफेंस। ओके, पर उनको बेल नहीं मिला होगा तो वो बाहर ही घूम रहे हैं, नहीं, बेल नहीं मिला तो जेल में है ना, वो जेल में रहेंगे। जेल में रहेंगे, और फिर शायद बाद में बेल मिल जाए। हाँ, पेंड केजरीवाल साहब कई समय तक जेल में थे, बेल एप्लीकेशन बाद लगा लगा के फिर उनको डिफरेंट ऑफेंस में डाला गया, फिर बेल मिल गया, रिहा नहीं हुए, बेल पे बाहर ही हैं। कई लोगों को लगता है कि बेल मिल गया तो केस खत्म, बेल केस खत्म नहीं है, केस चलता रहेगा, बेल पे रिहा हो आप। हाँ। जब आपका सुनवाई होगी कोर्ट में तो आपको आना भी पड़ेगा, समन आपको अक्यूज खड़ा होगा कोर्ट में, आपको थ्रू लॉयर या थ्रू योरसेल्फ। तो अभी वापस ललित बाबू की तरफ चलते हैं। जो अक्यूज थे उनको बेल मिल गया था, क्या वो जेल में थे कुछ टाइम तक, और कितने टाइम तक जेल में थे? जो लोग इनिशियल कन्फेशन दिया था वो जेल में थे, अरेस्ट भी हो गए थे, कन्फेशन भी दिया था बिफोर कोर्ट, नॉट बिफोर पुलिस। अंतर दोनों में, पुलिस कन्फेशन एडमिसिबल एविडेंस नहीं होता है नॉर्मली क्रिमिनल लॉ जो स्टूडेंट्स के तहत। अगर आप कोर्ट में कह रहे हैं कि हाँ मैं गुनहगार हूँ, मतलब आपने कोर्ट में अपने गुनाह मान लिया है,
सेक्शन 164 होता सीआरपीसी के अंदर फॉर स्टेटमेंट देने का, तो स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, फिर भी रिहा किया गया हूँ। वो जेल में रहे थे। कितने टाइम तक रहे थे और कितने टाइम में रिहा कर दिया? फरवरी 75 में मेरे ख्याल से अरेस्ट हुआ था, बाय नवंबर 75 रिहा कर दिया। 5-6 महीनों में ही। हाँ, 3 फिर जून जुलाई में इमरजेंसी आ गया था। हम्म, मेरा ये मानना है, हम बहुत लोगों का मानना है कि इमरजेंसी में ही केस को पलटा गया। इमरजेंसी के समय आज कोई समझेगा नहीं ना कि इमरजेंसी होती क्या चीज़ है। राइट, थोड़ा मेरे एक्सप्लेन मेरे कर दो ना, मतलब मेरे आप- परिवार ने देखा इमरजेंसी क्या होती है, कई लोगों ने देखा इमरजेंसी क्या होती है। आप और मैं बैठे हैं अभिषेक जी, दरवाज़ा तोड़ के कोई आपको उठा ले, मुझे उठा ले, गुमशुदा कर ले, ना आपके परिवार को पता ना मेरे परिवार को पता, 20 दिन बाद हम लोग कोई पड़े हुए मिलेंगे, ना कोई एफआईआर, ना कोई अरेस्ट, ना कुछ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं आज के समय में, क्या कोई कर सकता है? लिटरली ऐसा हुआ था इमरजेंसी में। आपके लॉज, आपके बेसिक फंडामेंटल लॉज हटा दिए गए थे। अब वो सही था गलत था, ये दुनिया इस पे अपनी जवाब दे, पर ऐसा हुआ था। आज के समय में सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा, पर ऐसा समय हुआ था। तो हमारा ये कहना है कि मैं इमरजेंसी का मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे ही मेरा मानना है, बहुत लोगों का मानना है कि इन्वेस्टिगेशन को पलटा गया था। क्योंकि फिर नवंबर दिसंबर तक आई थिंक इमरजेंसी खत्म हो गया था, और नवंबर तक इनकी रिहाई हो गई थी। फिर आनंद वर्गीस वालों का केस बनाया गया था, जिसके बारे में हम लोग ने स्टार्टिंग में कह दिया था कि आई वी डो नॉट थिंक दे आर द रियल अक्यूज्ड हैव एनीथिंग टू डू इन दिस assassination। अच्छा वैभव जी, ललित बाबू की कोई ऐसी कहानी बताइए जो शायद अखबारों में, मीडिया में नहीं हो और आपके घर परिवार वालों को पता हो और आपको बहुत इंस्पायर्ड करती हो वो। कहानी तो है, पर इंस्पायर तो शायद सही वर्ड नहीं होगा। ये कहानी भी एक्चुअली पब्लिक डोमेन में है। एक आर्टिकल छपा था जब चंद्रशेखर जी, जो बाद में प्रधानमंत्री बने भारत के, जिनके बेटे नीरज शेखर जी हैं, बलिया से सांसद है राज्यसभा में। चंद्रशेखर जी और मेरे दादी की बहुत अच्छी मित्रता थी, दोनों में एज गैप था काफ़ी। तो एक आर्टिकल है, तो किसी ने, एडिटर ने लिखा, तो मैं वहीं से पढ़ के बता सकता हूँ कि ऐसे बातें कोई परिवार में आके बताता नहीं है। तो चंद्रशेखर जी को रात में शायद ब्रांडी चाहिए था, ये मतलब मैं किसी को कोट अनकोट नहीं कर रहा हूँ, और ब्रांडी थी वो मेडिकल पर्पसेस। एक्चुअली में ब्रांडी के अलग अलग यूज़ होते हैं, इट्स नॉट जस्ट फॉर अल्कोहल पर्पसेस, मेडिकल पर्पस भी होता है। तो उनको चाहिए था फॉर मेडिकल पर्पस, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फ़ोन किया था। अभी आर्टिकल में छपा था कुछ टाइम पहले ही। और विवेक ठाकुर जी जो सांसद है बिहार में ही, उन्होंने ये दादाजी का इवेंट था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, ये कहानी दोहराई थी लोगों के सामने। तो ब्रांडी चाहिए था फॉर मेडिकल पर्पसेस, तो फ़ोन किया मैं दादाजी को रात के 8-9 बजे, 10-11 बजे, कि पंडित जी ब्रांडी चाहिए, ये मेडिकल राउंड। दादी ने बोला मुझे पता है तुम क्यों मांग रहे हो, ये वो दोनों में अच्छी मित्रता थी, तो वही थोड़ा था। एंड उन्होंने बोला अच्छा मैं चेक करता हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर को, मतलब मेरे कज़न जो मुझसे बड़े हैं लगभग 15-20 साल, वन ऑफ देम वाज बोर्न अराउंड दैट टाइम। तो बोले कि मेरी बेटी को बेटा हुआ है, मतलब वो नाना बने हैं कुछ टाइम पहले। तो वन ऑफ माई मटर्नल कजन्स वाज बोर्न, नॉट माई मटर्नल कज़न, वन ऑफ माई कजन्स वाज बोर्न। तो आई विल बी हिज मटर्नल कज़न आई थिंक। तो वो पैदा हुए, तो बोले कि बच्चे को कई बार ना सुलाने के लिए शायद कुछ, वही मेडिकल पर्पज से वही होता है। हाँ हाँ। थोड़ा पिलाता है कि बच्चा सो जाए, जब नया नया बच्चा पैदा हुआ है तो शायद सुलाने के लिए। बोले वो फिर मैं देखता हूँ, तब वो फिर उनको दिया गया। तो ये एक एक स्टोरी टाइप बन गई अपने आप की। फिर रात के 11 बजे पंडित जी ने फॉर मेडिकल पर्पज से दिया था चंद्रशेखर जी को। तो उनकी मित्रता की एक लेजेंडरी फोक स्टोरी टाइप बन गई। तो ये मैं पब्लिकली कह रहा हूँ कि ये मेडिकल पर्पस के लिए ही था, और कोई पर्पस नहीं था ब्रांडी का। ना मेरे घर में उसे कुछ होता है, ना उनके घर में ऐसा कुछ था, और मेडिकल पर्पस ही हुआ। तो ये बहुत बड़ी लेजेंडरी स्टोरी है उनकी। मैं केपी उन्नी कृष्णन के बारे में कह रहा था, जो केरला के बहुत बड़े स्टॉन्च लीडर थे। तो उनको जब ये बात पहुंची कि दादाजी के नाम पे प्रोग्राम हो रहा है दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा कि किस टाइप के लीडर थे वो खुद बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजन आई थिंक वो दिल्ली आ नहीं सकते थे, तो उन्हें ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा। अब एक्स यूनियन मिनिस्टर केरला के इतने बड़े लीडर केपी उन्नी कृष्णन जी मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग भिजवा रहे किसी के थ्रू कि तुम्हारे दादाजी के बारे में प्रोग्राम हुआ है, उन्होंने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया वो मेरा, तो वो बहुत बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने क्या क्या नहीं वो कहा उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में, कि उनके फॉलोअर्स क्या क्या थे, क्या क्या काम करते थे वो, बिना सोचे समझे किसी को पैसा पैसा दे देना, बिना सोचे समझे कि कुछ वापसी में मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी के लिए सहायता कर देना विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी रिटर्न। आज के ज़माने में अब हम कलयुग कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, कि लोग कहते हैं कि जब तक मुझे अपना फ़ायदा ना, मैं किसी की मदद क्यों करूँ। और ये अच्छा मैं परिवारजनों को तो ये मैं कहूँगा थोड़ा अजीब लगेगा, पर ये बाहर के लोग कहते हैं कि आपके दादाजी कितनों की मदद किए, कितनों को पैसा दिए, कितनों की हेल्प की, विदाउट थिंकिंग कि कोई रिटर्न मिलेगा, फेवर मिलेगा, ये वो।
वो रिकॉर्डिंग आप दे देना, हम शायद हाँ, ऑडियंस वो को रिकॉर्डिंग सुनाने तो के लिए हम डाल देंगे। है मेरे पास उन्नीकृष्ण जी का। उन्होंने बहुत बातें की, ये तो एक छोटा सा फैक्ट है कि बहुत लोगों की हेल्प की, बहुत सारी बातें की उन्होंने, कि इतनों को उन्होंने पॉलिटिकली सपोर्ट किया। आज के समय में अभिषेक जी कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं देता, कि उसको अगला इंसान अपना राइवल दिखता है, कि आज 5 साल बाद 10 साल बाद ये मेरा राइवल ना बन जाए तो मैं बढ़ने दूंगा नहीं। मेरा नहीं तो मेरे 20 साल बाद मेरा बच्चा जब आएगा तो उसका राइवल बन जाएगा ये। तो किसी को बढ़ने देते हैं। मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, ये तो सत्य है, सत्य 100%। है ये कोई प्रोफेशन लेके चल लो, वाई जस्ट पॉलिटिक्स, एनी प्रोफेशन, ये मेरा राइवल ना बन जाए, इसको आगे बढ़ने ना दो, या आगे जाके मेरे बच्चे आएंगे उनका राइवल ना बन जाए ये। मेरे ग्रैंडफादर ने कितनों की मदद की बिना ही सोचे समझे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कई लोग कह रहे हैं। मेरे दादाजी की डेथ के बाद ललित नारायण मेमोरियल डे बनता था ये लाल किले के आसपास। विद्याचरण शुक्ला जी मध्य प्रदेश के, अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश के बहुत बड़े लीडर, वो आते थे। कितने लोग नहीं आते थे। कोई राय बंगाल के बहुत बड़े लीडर थे, राय जी, अब नाम भूला उनका मैं कम, शंकर राय कह रहा हूँ, शंकर रे जी लीडर थे, वो लोग थे, उनके सपोर्ट में आते थे डेथ के बाद। और कई किताबें लिखी गई, पीएचडी, पीएचडी थीसिस डन ऑन माई ग्रैंडफादर, एल.एन. मित्रा यूनिवर्सिटी दरभंगा में। कई लोगों ने पीएचडी किया उनके ऊपर। उस पीएचडी के फॉरवर्ड्स आए, कितनी किताबें लिखी, फॉरवर्ड किए गए। जनरल सैम मानेकशॉ ने, इंदिरा गांधी जी की फॉरवर्ड है उसमें। सुनील दत्त जी की बहुत अच्छी मित्रता थी मेरे ग्रैंडफादर के साथ, सुनील दत्त जी ने फॉरवर्ड लिखे। और कई, एक फॉरवर्ड पढ़ रहा था मैं, इसमें लिखा हुआ था कि जिन जिन लोगों की मदद की है ललित बाबू ने, क्या उन लोगों ने वो टोकन ग्रेटिट्यूड वापस किया। ये मैं तो परिवार की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, पर ये लोग कह रहे हैं कि कितने लोगों की याद, मदद की ललित बाबू ने, क्या उन लोगों को याद भी कि आज वो कहाँ खड़े हैं। अब मैं नाम लूँगा तो विवाद हो जाएगा कि कौन कहाँ खड़ा है, तो नाम लेना ठीक नहीं होगा। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे दादी ने आपको हेल्प किया तो आप टोकन फैमिली हेल्प कर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एटलीस्ट रिमेंबर हिम। राइट। कई जगह बात करे तो उनको भी याद कर लेना, उनके बारे में 2 शब्द बोल देना। मैं पर्सनली कह रहा हूँ, जब मैंने केस शुरू किया था, लोग इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं थे, कि एक्स नाम आ जाएगा बीच में, वाई नाम आ जाएगा बीच में, और लोगों का नाम आ जाएगा बीच में। तो जहाँ वो कम से कम उनको नाम लेने में कोई शर्म क्या आ रही है, नाम तो ले सकते हो कम से कम। जी, बिल्कुल। एज ए ग्रैंडसन मैं कह रहा हूँ, उनका नाम लेने में शर्म की बात। तो ये 2-3 चीज़ें थी। फिर उनके एक और इंसिडेंट था, मैं कॉन्स्टिट्यूट क्लब में अपने ग्रैंडफादर का इवेंट करा रहा था। एक फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ब्रह्मदेव जी। ब्रह्मदेव जी को पता चला कि मेरे ग्रैंडफादर के नाम में प्रोग्राम चल रहा है, तो वो खुद आए, बोले कि मैं आपको दादी के बारे में बोलना चाहता हूँ। ना मुझे पता था कि वो कौन है, एक्चुअली मुझे पॉलिटिकल का उतना सेंस था नहीं उस समय, बाद में धीरे पता चला। तो मुझे पता नहीं था, हमने, मुझे पता था वो कौन था, मैं पहले उनको बुलाता, बोला कि मैं स्टेज पे आके आपकी दादी के बारे में बोलना चाहता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी स्पीकर्स थे, तो वन ऑफ द स्पीकर्स रिकग्नाइज्ड हु ही वाज, बोला कि इसको वैभव बुलाओ स्टेज पे, उनको बोलने दो। मैं बोलने उनको वैसे देता, मैं थोड़ा एंड में बोलने देता, तो स्पीकर ने इनको बीच में, अभी अभी बुलवाओ, अभी उनको स्टेज पे लाओ। वो आए, क्या करंट आया ऑडियंस में, क्या क्या धराधर उन्होंने दिया लेक्चर अपना। क्या मतलब होता है कि ऑडियंस कोई लेक्चर दे रहा है, सुन रही है, इन्होंने ऐसा भाषण दिया, करंट आ गया मतलब ऑडियंस में, लोग सुनने लग गए। उन्होंने एक चीज़ बोला कि 40-30 साल पहले या 50-60 साल पहले, जब मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड कास्ट में उतना इंटरमिंगलिंग नहीं होता था, तब के समय में ललित बाबू जी ने मुझे अपने बगल में बैठाया था। उन्होंने ये बात बोली, वो बहुत बड़ी बात है ये। अब ये मुझे नहीं पता था, ना किसी को पता था, ऐसी बातें मैं बोलता भी नहीं नहीं है, बोलेगा आप। कोई नहीं बोलेगा ये, आज के समय में भी नहीं बोलेंगे। कोई नहीं बोलेगा। जिसने अपने बगल में बैठा है भी, वो भी नहीं सोचता कि मैं इसको बैठा रहा हूँ अपने बगल में, वो कोई नहीं सोचता। मैं, मेरे बगल कौन बैठा है, मैं किसी को बैठा दूँ, मुझे ना आप पे सोचोगे ना कोई सोचेगा ऐसा। मेरे दादी ने सोचा नहीं होगा, बोलो कि ही इज़ मेरिट, ही हैज़ योग्यता, ये काम कर सकता है, मेरे बगल में बैठेगा इन अ मीटिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस में थे उस टाइम आई थिंक, काम करने वाला युवक है, अगला आने वाले जनरेशन में लीडर है, स्टूडेंट लीडर है। मगर वो तो उनको ये बात याद थी कि जब कोई उनको नहीं बैठाता था, ललित बाबू उनको अपने बगल में बैठाते थे। ये कितनी बड़ी बात है। आज हम कास्ट की बात करते हैं, मैं किसी का नाम लूँगा नहीं कि कास्ट ये, इनको हक नहीं मिला, इनको हिस्सा नहीं मिला, ये नहीं मिला उन्हें, मतलब ये बातें मेरे ख्याल से किसी इंग्रेड में होता नहीं कि हम लाल ले आते हैं। बट जो विजन वाले लीडर होते हैं, वो योग्यता के माध्यम पे काम करते हैं, मेरिट्स के बारे में काम करते हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसे लीडर, स्टूडेंट लीडर को अपने समय में बगल में बैठाया जिनको एक योग्यता दिखी। उस स्टूडेंट लीडर को आज भी, उस स्टूडेंट लीडर ने उस इंसान के पोते को, जो मैं हूँ, मुझे बताई ये बात और पब्लिकली बताई ये बात, कि मैं आज भी जो हूँ, स्मॉल एफर्ट और ललित नारायण मिश्रा वॉज ऑल्सो देयर इन सपोर्टिंग। और इन्होंने, ललित बाबू ने कितनों को सपोर्ट नहीं किया। आज के बिहार के लीडर्स
स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जिनका बेटा चिराग पासवान जी हैं, जो अपने बलबूते पे वो भी खड़े हैं। रामविलास पासवान जी, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, ये सब उस समय में स्टूडेंट लीडर्स थे। और आप किसी से भी बोलेंगे अक्रॉस पार्टी लाइन, इसलिए उनके अक्रॉस पार्टी लाइन्स दादाजी के बारे में रिस्पेक्ट है। बिहार पे कोई भी नेता होगा, राजद का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, जनता दल का हो, किसी भी लेफ्टिस्ट पार्टी का भी, उनकी रिस्पेक्ट है अक्रॉस पार्टी लाइंस, क्योंकि उन्होंने अक्रॉस पार्टी लाइंस लोगों को सपोर्ट किया था। स्टूडेंट लीडर्स कॉलेज के थे उस टाइम के, ये जो आज के बड़े नेता हैं उन सबको सपोर्ट किया, वो क्या था, गाइडेंस दिया था, मेंटरशिप दिया था। कौन मेंटरशिप देता है आज के समय में किसी को? सब कुछ विदाउट एनी रिटर्न, थिंकिंग ऑफ एनी रिटर्न, एनी किसी आने वाले 10 साल बाद या मेरे बेटे को हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ सबको हेल्प, इसीलिए आज रिस्पेक्ट है उनके बारे में। राइट। तो आपने अब बात आई गई है ये वाली कि कोई किसी का सगा नहीं है और राइवल के रूप में देख रहे हैं सब एक दूसरे को। सो ना इसमें सबसे बड़ी बात आती है एक तो लैंड ग्रैबिंग की, और सबसे ज़्यादा जो लिटिगेशन इश्यूज चल रहे हैं वो लैंड पे चल रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा बताओगे आप? कोई शायद बोलता नहीं है, इस पे बात नहीं करता है। मैं अपने फैमिली का एग्जांपल ले सकता हूँ। मेरे फैमिली के ग्रैंडफादर के फादर के बहुत सारे एकर्स ऑफ लैंड थे रूरल बिहार में। हमने खुद ही कई ज़मीन सरकार को दे दिए थे। अब एक बहुत बड़ा उस टाइम चला था प्रोग्राम, बोल रहा हूँ मैं, दिस इज़ बिफोर लैंड एक्विजिशन बाय स्टेट गवर्नमेंट। 100 एकड़ से ज़्यादा कोई लैंड रख नहीं सकता था, उस समय की बात है। उससे पहले हमने कई ज़मीन दे दी ताकि सोशल डेवलपमेंट हो। जो लैंडलेस लेबरर्स है, जो लैंडलेस लोग हैं, उनको ज़मीन मिले, सरकार को नियुक्ति कराए। तो मेरे परिवार ने उस समय ये बहुत सारे लैंड दे दी सरकार को। रेलवे लाइन बिछे, वर्कर्स को काम ज़मीन मिल जाए, वो जो भाड़े पे रहता है लेबरर गांव में, जिसको छत नहीं है, बारिश में उसका घर डूब जाए, उसको ज़मीन मिले रहने के लिए। ऐसे मेरे परिवार ने उस टाइम किया था। आज भी फिर बाद में राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट हट गया था। कामेश्वर सिंह दरभंगा के बहुत बड़े महाराज थे, उनका जजमेंट है। पटना हाई कोर्ट में से सुप्रीम कोर्ट तक गए, फिर लेजिस्लेशन आया था कि राइट टू लैंड प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं, मतलब कि हर किसी का हक नहीं हो सकता कि तुम्हारे पास ज़मीन ही हो। पहले एक समय था जब का हक था, मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरे पास ज़मीन होना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट टाइप्स था। बाद में ही हट गया था, आर्टिकल तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही हट गया था फिर ये। अब एक रीसेंट जजमेंट आया है, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का ही है, जिसने एक अर्लियर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को नलिफाई कर दिया, आई थिंक, कि गवर्नमेंट कैन अक्वायर समवन्स प्राइवेट लैंड फॉर सोशल वेलफेयर। अब आई थिंक रिसेंट कुछ 3-4 दिन पहले जजमेंट आया, आई एम सेइंग दिस सब्जेक्ट टू करेक्शन, कि अब ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कैन नॉट ऑटोमेटिकली, देयर हैज टू बी प्रोसेस, देयर हैज टू बी रीजंस गिवन कि व्हाट आर द सोशल वेलफेयर एंड सो ऑन सो। लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ा इशू था 1894 से। लैंड एक्विजिशन का एक्ट भी था पहले 1894 का, फिर 2013 में आया लैंड एक्विजिशन कॉम्पनसेशन एक्ट। अब आई थिंक उसमें अमेंडमेंट्स भी आए, बाद में कुछ चेंजेस भी आए, फिर जजमेंट्स भी आए। इन 2 डेवलपमेंट जजमेंट था, पुणे म्यूनसिपालिटी जजमेंट था कि मैं, क्योंकि आपके ऑडियंस लेमैन भी है, नॉन लीगल, तो मैं सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। कई बार होता है, जैसे अभिषेक जी, आपकी ज़मीन है, लोकल डीएम कलेक्टर ने आपको नोटिफिकेशन दिया कि आपकी ज़मीन एक्वायर हो रही है, आपको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा एज़ पर मार्केट रेट। कई बार क्या होता है, सरकार फॉर वॉट एवर रीज़न नोटिस दे देती है पर एक्वायर नहीं करती है, पोजीशन नहीं लेती है, ज़मीन एक्वायर पड़ा हुआ है। तो जजमेंट आते पीछे सुप्रीम कोर्ट का कि ऐसे केसेस है जिसमें नोटिस मिल गया, नोटिफिकेशन हो गया हो, पर पोजीशन नहीं मिला हो, एंड दैट नोटिफिकेशन इज़ नलिफाइड। मतलब कि आपको उस टाइम पीरियड में जब वो ज़मीन की यूजेज आप खुद अपने लिए कर सकते थे, सरकार ने एक्वायर कर लिया पर पोजीशन नहीं लिया, पोजीशन आपके पास, फिर ना आप कुछ कर पाए ना सरकार कुछ कर पाए, मोटा मोटा रीज़न यही था। पर आपका नुकसान हो गया फिर उस चक्कर में। तो सर, तो फिर वो ज़मीन जैसे पोजीशन नहीं लिया सरकार ने या नोटिफिकेशन नहीं दिया, तो वो फिर नलिफाई हो गया। तो ज़मीन फिर लगभग आप ही की होगी, फिर आपको फिर ऑफ कोर्स कॉम्पनसेशन फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़मीन तो आपकी ली नहीं सरकार ने। थोड़ा टाइम खराब हो गया इतना। टाइम खराब हुआ है। फिर कई बार क्या था, पोजीशन ले लेते सरकार, वो फिर सरकार ने, पर मुआवजा कम मिल गया, मार्केट रेट पे नहीं मिला, तो मार्केट रेट की फिर लड़ाई चलती थी, मार्केट रेट पे कॉम्पनसेशन मिला। फिर जजमेंट भी बदल गया, फिर पुणे म्यूनसिपालिटी जजमेंट था, फिर इन 2 डेवलपमेंट अथॉरिटी जजमेंट आया कि आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, पोजीशन भी अगर हो या ना हो, पर सरकार की ज़मीन होगा। मतलब लॉ बदले गए। मुझे लग रहा है आने वाले समय में लॉ और बदलेगा, क्योंकि लैंड डेवलपमेंट एंड लैंड एक्विजिशन पे कॉम्पनसेशन मिलना एक ऐसा इश्यू है जो प्रेवलेंट है, नॉट ओनली अर्बन इंडिया बट रूरल इंडिया ऑल्सो। अच्छा। अब एक न्यूज़ में आ रही थी, बिहार सरकार बेतिया रॉयल फैमिली की 4,000 करोड़ की लैंड एक्वायर करना चाहती है। न्यूज़ में आया था ये, 4,000 करोड़ एक अप्रॉक्स फिगर है, लैंड है। बेतिया रॉयल फैमिली थी, बेतिया इज नॉर्थ बिहार के आसपास, तो वहाँ पे क्यों करी सरकार एक्वायर? बिकॉज ऑफ कोर्स फॉर वेरियस सोशल वेलफेयर मीन्स, सोसाइटी में फिर डेवलपमेंट होगा, उस एरिया में फंडिंग तो होगा ही होगा, काम होगा, डेवलपमेंट होगा। बट जैसे
प्रेवलेंट इशू। साउथ में आप देखेंगे, आई थिंक कर्नाटका की रॉयल फैमिली स्टिल फाइटिंग द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द, आई थिंक अभी जो कर्नाटक हाई कोर्ट को स्टे भी मिला था रॉयल फैमिली को, वेदनयार फैमिली, आई थिंक कर्नाटका की, आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट नेम, सब्जेक्ट टू करेक्शन, अपॉलॉजीज अगर मैंने गलत नाम लिया तो। पर उनकी रॉयल फैमिली, रॉयल जो पैलेस है, पैलेशियल प्लेस है, उसको आई थिंक एक्वायर करने के चक्कर में की सरकार, तो आई थिंक स्टे मिल गया, या कुछ मनी एक्वायर करने के, देयर सम एंगल टू इट जिसमें स्टे मिला रॉयल फैमिली को। बट अगेन कमिंग टू लैंड प्रॉपर्टी, लैंड इज एन इशू बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट पार्टीज अक्रॉस इंडिया। ये इशू रहेगा क्योंकि इंडिया में आबादी इतनी है, प्रॉपर्टीज इतने सारे हैं, और ये प्रॉपर्टी इशू हर घर में होता है, किस घर में नहीं होता, बात नहीं करते लोग, ये अलग बात है। पर कितनी बड़ा परिवार हो या कितना छोटा परिवार हो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट लगभग हर परिवार में होता है। तो होगा ही या होगा। तो इंट्रा डिस्प्यूट होता है भाइयों भाइयों में, या माँ बाप को बच्चों में, या फिर सरकार और प्राइवेट पार्टीज में होता है। मतलब सबसे बड़ा मैटर यही है आज। मेरे हिसाब से डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवोर्स केसेस एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, हाँ, these are very big issue. Apart from normal criminal bail matters, these are very big issues and prevalent across courts all over India. फिर आता है ऑफ कोर्स सिविल डिस्प्यूट्स, रिकवरी, पैसे के लेन देन का रिकवरी करने के लिए, या सामान बेचा हो। कई बार आजकल आर्बिट्रेशन लॉ बहुत बढ़ रहा है, 6,000 करोड़ के टेंडर मैटर्स आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट पे जाते हैं। इंडिया में आर्बिट्रेशन हियरिंग्स होते हैं मुंबई में, दिल्ली में, कई लोग सिंगापुर जाके, सियाक होता है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, वहाँ पर आर्बिट्रेशन की हियरिंग्स होते हैं। एक आप केस बता रहे थे डाइवोर्स का केस, जिसमें एक जज ने कुछ जज को पता चल गया कि शायद वो गलत केस है। मेरे सामने की बात है, ये दिल्ली हाई कोर्ट की हियरिंग चली थी, 2013 या 14 की बात है ये। वो फीमेल जज ही थी दिल्ली हाई कोर्ट में, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में ले हुई थी। अभी रिसेंटली उनका टेन्योर ख़त्म हुआ है। दिस इज हिमा कोहली, आई थिंक वाज देन इन दिल्ली हाई कोर्ट। देयर वाज अ मैटर गोइंग ऑन बिटवीन हर, दो भाइयों में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। मतलब मैं खड़ा तो सुन रहा था मेरे, अब फैक्ट्स क्या थे एग्जैक्टली मुझे ढंग से याद नहीं, पर जितना मैं सुना वो बता सकता हूँ मैं, कि एक भाभी ने अपने देवर पे रेप केस का फॉल्स एलिगेशन लगा दिया था। वही कि बाकी सेटलमेंट होगा, भाई उसके पति को प्रॉपर्टी ज़्यादा मिल जाए, भाई भाई में वो हो जाए। अब एक फीमेल जज ने पकड़ लिया ये बात, और फीमेल जज ने ओपन कोर्ट में उन लेडी को बोला कि तुम जैसे औरतों की वजह से इस लॉ का मिसयूज़ होता है, कि जो असली में पीड़ित औरतें होती हैं, जिन पे एक्चुअली पे रेप चार्जेस, जो भी रेप जिनको फेस करना पड़ता है, और जो चार्जेस फिर लगता है कि उस पर तुम जैसे लोग मिसयूज़ करते हो, इसलिए इस लॉ पे बदनाम होते हैं। कितने सारे एग्जांपल्स है लॉ मिसयूज़ होना, क्योंकि दीज लॉज आर बेसिकली जेंडर बायस्ड एक्चुअली में है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि औरतों के साथ गलत हुआ है, रेप चार्जेस लगते रहते हैं अक्यूज पे, क्योंकि रेप हुआ है, मोलेस्टेशन हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पर आज के समय में इसका मिसयूज़ बहुत हो रहा है, और एक फीमेल जज ने ही पकड़ा एक फीमेल को इसका मिसयूज़ करते हुए। बहुत बड़ा चीज़ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कई लोग बोलते नहीं ये बात, इसी देखते नहीं, मैं खुद देखा फीमेल जज ने पकड़ा कि तुम जैसी औरतों की वजह से ही ये लॉ का मिसयूज़ होता है। अभी एक मेल जज बोलते तो शायद इतना बड़ा नहीं इशू बनता, पर एक फीमेल जज ने पकड़ा एक फीमेल को कि तुम जैसी औरतें मिसयूज़ कर रही हैं। फीमेल जज कम है आज के इंडिया में, बहुत ज़्यादा। फीमेल जज अनफॉर्चुनेटली कम है, मेरे हिसाब से ज़्यादा होने चाहिए। अगर वो शायद ज़्यादा होती तो शायद और ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। ज़्यादा आई थिंक ज़्यादा बायसनेस कम होता है, एंड आई थिंक जेंडर न्यूट्रल लॉज भी होता है, बिकॉज वेदर अ फीमेल और मेल, अगर मेरिट है आपके अंदर, गुण है आपके अंदर, योग्यता है आपके अंदर, तो आप जजमेंट दे सकते हो, आप एजुडिकेट केस कर सकते हो। बट हाँ, एक सोसाइटी में कई बार क्या होता है कि एक इमेज बन जाती है हाँ, कि ये लॉज तो मिसयूज़ हो रहे हैं। अब कितने आप वीडियोस देखोगे एक्स ट्विटर पे, एक्स पे, सोशल मीडिया पे, ये हस्बैंड वीडियो बना रहा है, उसकी वाइफ मारपीट कर रही है, और फिर नीचे टैगलाइन लिखा रहेगा कि वाइफ नोज कि वो बच जाएगी कोर्ट में, इसलिए वो कर रही जा रही है ये, उसको एंड में एलिमनी मिलेगा, मेंटेनेंस मिलेगा, मारपीट। ये कितने वीडियो आप देख जाओगे, तो कोई एक परसेप्शन बन गया है कि द फीमेल विल लेट गो। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। कई बार कोर्ट्स, एक पिक्चर आई थी वो जॉली लबी की, जज साहब ने बोला ना कि कानून अंधा हो सकता है, जज अंधा नहीं है। जज साहब सब देखते हैं। अगर आपके, बट दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन जज टू जज, कि अगर कुछ गलत हुआ है, अगर मिसयूज भी हो रहा है किसी फीमेल लॉज पे, एंड इट्स वेरी प्रेवलेंट फ्रॉम द फैक्ट, जज लताड़ देते हैं उसको, एंड कोर्ट में ऑर्डर रिकॉर्ड भी हो जाता है। कितने केसेस थे कि एक औरत थी, वो शादी में शादी करती थी, डाइवोर्स करती थी, पैसे लेती थी कर। ऐसा भी केस है? बहुत बटेरे केसेस है। एक मध्य प्रदेश में किसी ने पकड़ा था, हाँ, एक औरत थी, शादी करती थी, 6 महीने में डाइवोर्स, शादी करती थी, 6 महीने में डाइवोर्स, शादी और करती, 6 पैसे महीने ले डाइवोर्स, लेती थी। एलिमनी मेंटेनेंस। और कौन सा केस आपको पता है जो आपको लगा यार बहुत खतरनाक केस है, ये तो यार, ये तो अजीब ही केस है? ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कई केसेस हैं, पर मैं मेरा मेरा पॉइंट ये है कि
अगर इसको आप लाइमलाइट में लाया जाए जज के सामने, कोर्ट के सामने, देन जजेस इसको पकड़ते हैं एंड इसको फिर ऑर्डर देते हैं, पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करती है, फायर भी फिर होता है ऐसे गलत अक्यूज़ के बारे में। तो मैं आपके ऑडियंस को ये इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार आप सोशल मीडिया पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें जो आप देखते हैं वीडियोज़ या वो। अगर कोई केस का मैटर है तो कोर्ट का ऑर्डर पढ़ें, कोर्ट का ऑर्डर समझें, क्या ऑर्डर है, क्यों ऑर्डर है, जज कौन है, क्या ऑर्डर दे रहे हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड तब आई थिंक मेरिट पे कमेंट करें। कि कई बार हम बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पे अनाप-शनाप बिना सोचे समझे कई बार लिख देती। आपने बोला ना कि जज जज अंधा नहीं होता है, मतलब पहले तो वो जो न्याय की मूर्ति थी, उनकी पट्टी बंधी थी, अब तो उतर गई है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ किया आई थिंक जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ चीज़ सर ने उन्होंने आई थिंक ही इज़ रिटायरिंग नाउ इन द कमिंग डेज़ हाँ। और आई थिंक जस्टिस संजीव खन्ना विल नॉट टेक प्लेस एज़ नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आई थिंक। तो जैसे चंद्रचूड़ जी ने अपनी लेगेसी बना दी है, अच्छी लेगेसी बनाई है और ये कपड़ा आई थिंक गंदा होना भी नहीं चाहिए जस्टिस सिस्टम को। देयर समथिंग व्हिच इज़ क्वाइट प्रेवलेंट, अब मैं तो अपने केस का एग्जांपल दे सकता हूँ, समथिंग व्हिच इज़ क्वाइट प्रेवलेंट एंड इन फ्रंट ऑफ यू शुड नॉट टेक सो मच टाइम एंड जस्टिस शुड नॉट बी डिलेड। राइट। एक मैं लास्ट सवाल के साथ इसको एंड करूँगा कि लेबर लॉ भी है एक इंडिया के अंदर बहुत। प्राइवेट कंपनीज़ लोगों को निकाल देती है या फिर गवर्नमेंट से लोगों को निकाल दिया जाता है बिना नोटिस पीरियड के। तो कुछ वो लोग क्या कर सकते हैं? लेबर लॉज़ के लिए आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है 1947, उसके तहत और भी लेबर रेगुलेशंस है। उसके तहत आप लेबर कोर्ट्स में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, लेबर कमिश्नर्स भी होते हैं। मैं खुद लीगल एड लॉयर हूँ मैं, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर, तो लेबर मैटर्स देखता हूँ मैं। तो ऑल आई कैन से इज़ दैट लेबर मैटर्स के लिए अगर आपके पास लॉयर नहीं तो आप लीगल एड ले सकते हैं आप। अब आप खुद भी अपना केस लड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके वकील की ज़रूरत हो। ये मैं अपनी वकालत बरादरी के लिए अगेंस्ट ही बोल रहा हूँ। पर अगर आपको वकील नहीं भी कर सकते आप तो आपको वही इनकम कई बार नॉर्मल लिंगोज़ में सरकारी वकील बोल देते हैं, वो एक्चुअली लीगल एड लॉयर्स होते हैं, वो मिल जाते हैं आपको। एंड लेबर लॉज़ में अगर आपको इलीगल रिट्रेंचमेंट कहते हैं इससे, कि आपको टर्मिनेशन नोटिस ना दिया हो, तो आप डैमेजेस कॉम्पेंसेशन माँग सकते हैं। सैलरीज़ अनपेड हो तो वो माँग सकते हैं। पेंशन ग्रेच्युटी का मसला हो, इश्यू हो तो उसके लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं। और कई बार ज़्यादातर केस में सेटल हो जाता है, बिकॉज़ कंपनीज़ नो कि जजमेंट्स क्वाइट क्लियर हैं एंड लॉज़ आर प्रो लेबर एक्चुअली। अगर गलत हुआ मैनेजमेंट से, कई बार मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कई बार गलत इसका भी मिसयूज़ होता है। कई बार ट्रेड यूनियंस मिसयूज़ करते हैं ये बात। बोलना नहीं चाहिए मुझे, बट ट्रेड यूनियन मिसयूज़ करते हैं ये बात। तो एक्चुअली ट्रेड लेबरर्स के फेवर में होते हैं। ट्रेड यूनियंस अच्छा काम भी करते हैं, पर कई बार कोई अपना 2 रुपए एक्स्ट्रा बनाने के लिए लेबरर्स को मिसगाइड भी करते हैं, मिसयूज़ होता है लेबर लॉज़ जस्ट टू हैरेस द मैनेजमेंट। पर ये तो अभी जैसे बहुत बड़ी कंपनी की बात करें बाइजू की, तो इतने वीडियोस वायरल हुए कि हमारी सैलरी नहीं दी, 4-4 महीने की सैलरी नहीं दी, 5-5 महीने की सैलरी नहीं दी। तो जो नॉर्मल इंसान है वो कोर्ट में तो जाके लड़ेगा नहीं, तो वो क्या कर सकता है? अब लड़ना तो पड़ेगा बिना ये बिना लड़ाई कोर्ट के। तो आपको कोई ऐसे या तो आप सोसाइटल मुहिम बना दें, इसको आप सोशल मीडिया इश्यू बना दें ताकि एज़ अ प्रेशर टैक्टिक काम कर सके, तो फिर कोर्ट के दरवाजे टकटकाएँ आप। मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, रतन टाटा जी अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे सम टाइम बैक। उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया जब वो जमशेदपुर में थे, तो टाटा टिस्को में थे, जब एक ट्रेड यूनियन वाले उनको धमका रहे थे। मतलब धमकी दे रहे थे उनको, मतलब फिज़िकल असॉल्ट अटैक का भी था। तो उन्होंने बोला एक इंटरव्यू में कि मैं खड़ा रहा, मैं वहाँ से हिला नहीं। कि मतलब मैं अपने वर्कर्स का ध्यान रखता हूँ, मुझे पता है मेरे एम्प्लॉइज़ कैसे हैं, कोई गुंडागर्दी मेरे साथ नहीं करेगा। तो ये है एग्ज़ाम्पल ऑफ मिसयूज़ ऑफ लेबर लॉज़। पॉजिटिव यूज़ के लिए अगर आपका गलत हो रहा है, ऑफ कोर्स सैलरी नहीं मिल रही है, बोनसेस का भी कोई मसला है या इश्यू है, पेंशन ग्रेच्युटी का भी, देन ऑफ कोर्स आप लेबर कोर्ट में मुहिम अपनी कर सकते हैं, उनके दरवाजे खटखटा सकते हैं। बट अपनी आवाज़ के लिए आपको खड़ा तो होना पड़ेगा ही, उसके और कोई 2 रास्ता नहीं। मैं 2-3 और केसेस का अगर आप परमिशन दें तो मैं देना चाहूँगा। अभी जो स्ट्राइक किया मुझे फीमेल लॉज़ पे, इफ़ यू रिमेंबर 2016-17 की बात है। एक सरदार जी स्कूटी चला रहे थे, दिल्ली की बात है, और एक फीमेल ने आई थिंक फ़ोन पे वीडियो बना दिया था कि इसने मुझे सेक्सुअली असॉल्ट किया, ये किया, हाँ, वो हाँ, किया। राइट। उस बेचारे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, उस सरदार जी को। कितने इंटरव्यूज़ हुए थे उस सरदार जी के जब वो आई थिंक बेल पे बाहर था या अरेस्ट नहीं हुआ था। मीडिया वाले आई एम सॉरी टू से, बट मीडिया वाले बिना सोचे समझे जाके उसके माइक सुनाते, तुम दरिंदे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुमने लड़की से किया। वो बोलता रहा कि आपको पता भी है मैंने क्या किया, आपको पता हो क्या बोल रहे हो, क्या ये सच्चाई क्या प्रूव हो चुका है। वो बोलता कि इट्स नॉट बीइंग प्रूव, वो लड़की का एलिगेशन है। फिर जब लड़की से एलिगेशन पूछा गया कि क्या क्या सब क्या इसने किया क्या एग्जैक्टली, वो साफ-साफ जवाब दे नहीं पाई। वो लड़की तो चली गई थी ना बाहर। लड़की चली गई, वो लड़का एज़ एन अक्यूज़्ड खड़ा रहा कोर्ट में, कितने हियरिंग्स हुए, लड़की आती नहीं थी लगभग। कितने डेट्स गए, एंड में दैट बॉय वाज़ स्कॉट फ्री, उसको छोड़ दिया गया क्योंकि कोई एविडेंस था ही नहीं। हाँ। इसने एलिगेशन, वो होता है ना शूट एंड स्कूट, अंग्रेजी में कहावत है शूट एंड स्कूट, किसी पे आप इल्ज़ाम लगाओ भाग जाओ। एक ये एक मिसयूज़ का एग्ज़ाम्पल है ये, मिसयूज़ का। अगर आपका आपने कंप्लेंट सही किया है और उस आदमी के 5 से 7 साल ज़िंदगी खराब हो गए,
वो लगभग 5-7 साल था, आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन, जेल में था वो, चलता शायद बेल पे बाहर में भी आ गया, पर अक्यूज तो था। समाज में उसकी इज्जत तो कम हो गई। हाँ, उसके मोहल्ले वाले, उसके रिश्तेदार उसको उससे बात करते होंगे क्या? नहीं करते होंगे। भले अपने घर में बैठा हो, बेल पे बाहर हो, कौन उसको इज्जत देगा? क्या दोस्त या क्या बैठते होंगे उसके साथ? उसकी ज़िंदगी तो आपने 5-7 साल खराब कर दी। भले ही वो बाद में डिस्चार्ज हो गया, केस खत्म, कुछ नहीं मिला, उसको 5-7 साल कौन वापस करेगा? कौन कॉम्पनसेशन देगा उसको? ये एक मिसयूज़ का एग्जाम्पल है ये। मैं एक और अब एक दो कमर्शियल केसेस का एग्जांपल दूँगा, वो आई थिंक ज़रूरी भी है देना। मैं एक लॉयर था एक कंपनी के लिए, उनकी दुकान थे, कमर्शियल था। 2017-18 की बात है ये, उस टाइम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल शॉप्स का सीलिंग का चल रहा था दिल्ली में, एमसीडी सीलिंग का इशू था। ओके। अ, हमारे क्लाइंट की दुकान थी जिसको डीसील, मतलब सीलिंग का कोई इशू था नहीं, पर एक मॉनिटरिंग कमेटी थी, वो सील कर दिया था, जबकि ऑर्डर था हाई कोर्ट का कि इसके दुकान को सील ना किया जाए, ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, सील ना किया जाए। सीलिंग कर दी गई, कंटेम्प्ट तो बनता था, हमने एप्लीकेशन फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में, मेंशन किया, लंच टाइम तक मेंशन किया, लंच के बाद 4 बजे करीब हियरिंग हुई, 3:30-4 बजे, 5 बजे तक ऑर्डर आ गया, 6 साढ़े 6 बजे तक डीसील करा दिया हमने, दुकान के ताले हटा दिए। ये एग्जांपल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार लोगों को लगता है सिस्टम स्लो है, सिस्टम धीरे चलता है, पर अगर आप सही दिशा में लड़ते रहें, सही तरीके से लड़ते हैं, देन शायद, मैं नहीं कह रहा हर केस में होगा, पर अगर आप सही हैं, लड़ते रहे सही जगह चीज़ के लिए, तब दरवाज़ा आपके लिए खुल सकते हैं। एक और एग्जांपल दूँगा मैं एक मैटर के लिए गया था सिक्किम हाई कोर्ट। क्लाइंट था आई थिंक हैदराबाद बेस्ड, उनको रोड कंस्ट्रक्शन का मिला था इंडो चाइना बॉर्डर पे। अब फॉर व्हाटएवर रीज़न वो रोड कंस्ट्रक्शन खत्म कर नहीं पा रहे थे, वो माउंटेन टेरेन ऐसा था, स्नोफॉल था, फॉर व्हाटएवर रीज़न। तो फॉर एग्जांपल 11 किलोमीटर का स्ट्रेच था, तो 7.5-6 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर बना दिया था, आखिरी का कोई 4 साढ़े 4-5 किलोमीटर अप्रॉक्स बचा हुआ था। अब जो एजेंसी थी, हरी सीपीडब्ल्यूडी थी या कोई और एजेंसी थी, उन्होंने क्या किया, बिना टर्मिनेट किए उस कॉन्ट्रैक्ट को नया टेंडर फ्लोट कर दिया था। माय क्लाइंट केप्ट सेइंग कि आप, मेरा अगर काम मैंने नहीं किया तो मुझे पहले डिस्चार्ज तो करो, टर्मिनेट तो करो, मुझे कॉम्पनसेट को, मैं काम तो कर ही रहा हूँ, भले स्लो कर रहा हूँ फॉर व्हाटएवर रीज़न। तो वो पीठ पीछे नया टेंडर फ्लोट कर दिया फॉर रिमेनिंग वर्क। इसके लिए वी हैड टू फर्स्ट फाइल रिट पिटिशन इन सिक्किम हाई कोर्ट, फॉर व्हाटएवर रीज़न वी कुड नॉट गेट अ स्टे। एप्लीकेशन इंटरिम स्टे के लिए हमने मुहिम लगाई थी, एप्लीकेशन फाइल किया था, सुनवाई हो नहीं पा रही थी। फिर सिक्किम में एक्चुअली हाई कोर्ट में इट्स अ स्मॉल हाई कोर्ट एज़ कम्पेयर टू दिल्ली या बॉम्बे हाई कोर्ट, 2-3 जजेस, 3-4 जजेस ही हैं, और वहाँ पे विंटर वेकेशन थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि विंटर में स्नोफॉल ऑन -4 डिग्री 10 डिग्री टाइप हो जाता है। मैं रात को सोने गया तो कोट पहन के सोना पड़ा मुझे, हीट ऑन करने के बावजूद, कि -10 डिग्री तक चल जाता था। पहाड़ों में हम लोग थे वहाँ पे। वी हैड टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, फाइल अपील कि एटलीस्ट माय इंटरिम एप्लीकेशन बी हर्ड। देन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, सिक्किम सिक्किम हाई कोर्ट हर्ड विंटर वेकेशन, 1-2 दिन का ही गैप था वो पीरियड जिसमें हो सकती थी। हमने लिस्ट किया, मैं खुद आर्ग्यू किया, अब 1-1.5 घंटा आर्ग्यू किया करीब, हमें स्टे मिल गया। ये एक और एग्जांपल मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि अगर आपके साथ कुछ हो, देन यू कैन फाइल अपील आफ्टर अपील टू गेट अ स्टे। और ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि निर्भया गैंग रेप केस में जो अक्यूज थे, हाँ, उनके लॉयर्स भी, और जो अक्यूज थे, फॉर जस्ट टू डिले द सिस्टम, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगा रहे थे। ये मीडिया में काफ़ी फ्लोट हुआ था कि लॉयर्स इज ट्राइंग टू डिले द मैटर, एप्लीकेशन लगा रहे हैं। तो ये तो एक एग्जांपल है, आप वो लगाना, इसका राइट है, यू कैन नॉट स्टॉप समवन। ये एग्जांपल एक और दे रहा हूँ मैं कि अगर आप पिटिशनर, कंप्लेनेंट भी हैं, एप्लीकेंट भी हैं, अगर आपको कुछ सुनवाई करवानी चाहते हैं आप, तो आप अपील टू अपील या एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं, ताकि यू कैन बी हर्ड and maybe hopefully you can get a stay order also. That's why I wanted to give these two specific. एक लास्ट सवाल वैभव जी, आप इस सिस्टम में 11-12 सालों से हो, पूरे इंडिया में सबसे पावरफुल पोजीशन किसकी है? जनता की, जनता से बड़ा कोई पावरफुल नहीं है। ये एज ए लॉयर भी बोल रहा हूँ मैं, एज अ नॉर्मल लेमैन भी बोल रहा हूँ मैं। जनता जनार्दन सिर्फ एक कहावत नहीं, जनता के हाथ में बहुत बड़ा पावर है। ये मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ। अब फेमस केस था, किसी का मर्डर केस था, आई थिंक कोर्ट में लोग लैक ऑफ एविडेंस लेट गो हो गया था। आई थिंक जेसिका लाल मर्डर केस था, कौन सा था, फिर एक मीडिया मुहिम बनी, फिर वो पिक्चर ही बनी, पर एक केस था, दोबारा इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें केस हुआ। एंड में आई थिंक जो अक्यूज थे, आई थिंक दे आर आउट नाउ, एंड आई थिंक केस इज ओवर नाउ। अपॉलॉजीज वगैरह कुछ हुए थे, एंड वाज दे वर गिवन फॉरगिवन, जो भी हुआ था। बट उस टाइम एक इमेज बन गया था कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। तो जनता जनार्दन ने फिर कैंडल लाइट मार्च हुए थे, तो इट हेल्प। 2012 में भी गैंग रेप जो हुआ था, उसमें इतने लोग प्रोटेस्ट किए, कितने लोग प्रोटेस्ट नहीं किए इंडिया गेट पे। प्रेसिडेंट साहब से मिलने जाने जाते थे उस टाइम, प्रेसिडेंट साहब प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी थे उस टाइम। कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया ऑल ओवर इंडिया आई थिंक।
तो जनता जनार्दन है। लोकपाल बिल के लिए कितना प्रोटेस्ट नहीं हुआ था 2012 में, 11 में, अन्ना हज़ारे मूवमेंट जिसे कहा जाता था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल जी लाइमलाइट में आए और पॉलिटिकल पार्टी बनाई अपनी। तो वो मूवमेंट ही आप कह सकते हो लोकपाल बिल को लाइमलाइट में लाया, वरना किसको पता था लोकपाल बिल के बारे में उस मुहिम से पहले। और अगर वो प्रोटेस्ट ना होता 2012 में, तो क्या निर्भया केस को इतना लाइमलाइट मिलता? तो इसलिए मेरे जनता जनार्दन है, सबसे बड़ा पावरफुल। बट ये केस तो ऐसा हो गया ना कि मतलब कि बहुत सोशली एक्सपोज हो गया, बट फिर भी पावरफुल आदमी कौन है, मतलब किसकी पोजीशन सबसे पावरफुल है? अब कॉन्स्टिट्यूशनली कहेंगे तो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट मेरे हिसाब से अब कोई फाइनेंशियली कहेगा तो ऑफ कोर्स द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, someone will say financially, someone constitutionally, politically we say the chief justice of India, legally the chief justice of India, politically the prime minister of India, legislatively और executively the cabinet secretary कोई कहेगा, militarily कोई इंडियन आर्मी का हेड बोलेगा, नेवी का हेड या एयरफोर्स का हेड बोलेगा। पर मैं जनता का नाम इसलिए बोलूँगा क्योंकि जनता ही आपको वहाँ पहुँचाती है, जनता ही आपको यहाँ ले आती है। तो फिर मैं जनता से प्यार मांगता हूँ कि सर के केस के लिए थोड़ा कमेंट, लाइक, शेयर दबा के कर दें। और जो लोग ललित बाबू को जो जानते थे और आज भी जानते हैं, 50 सालों तक लोग अगर बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत लोग उनको जानते होंगे, तो उन तक ये बात पहुंचा दें इस पॉडकास्ट के माध्यम से। और इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर, कमेंट और भरपूर प्यार दीजिए, ताकि ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके और ये पता लग सके कि न्याय सिस्टम है, न्याय तो मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, थैंक यू सो फॉर मच। कमिंग इन दिस शो। काफ़ी मज़ा आया मेरे को आपसे बात करके, एंड इतना पुराना केस डिस्कस किया और मेरे को गूज़बम्प आ रहे थे उस टाइम पे, बहुत खतरनाक वाले, मेरा पूरा शरीर ऐसे रोंगटे रोंगटे खड़े कर रहा था मेरे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।